कल्पना कीजिए कि एक योद्धा जो दुनिया को बचाने के लिए बुलाया गया था, शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करता है। लेकिन जब वह अपने छोटे खेत की देखभाल कर रहा होता है, तो आकर्षक राक्षसी रानी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेती है। उसने हर जाति को एकजुट कर लिया और उसके खिलाफ लड़ने का कोई तरीका नहीं बचा। इंसान उसके गुलाम बन गए और यहां तक कि योद्धा के खिलाफ भी हो गए। यह सब तब हो रहा है जब वह महान योद्धा अपने शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले रहा है। समस्या यह है कि रानी सभी को यह है साबित करना चाहती है कि वह सभी प्राणियों की शिखर है। इसलिए उसने महान योद्धा को खोजने के लिए सब कुछ किया, लेकिन जो उसने पाया वह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। यह कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां इंसानों से लेकर पौराणिक ड्रैगन तक हर जाति मौजूद है। वर्तमान में सभी जातियां राक्षसों की रानी के खिलाफ युद्ध कर रही हैं, लेकिन उनकी पूरी ताकत के बावजूद रानी की सेना हर चीज को नष्ट कर रही है। हार इतनी भयंकर थी कि इंसान आत्मसमर्पण करने लगे और विद्रोह शुरू हो गए। युद्ध के दौरान एलिजाबेथ, सबसे शक्तिशाली राक्षसी रानी, दुनिया और सभी जातियों की शासक बन गई। अब वह सिंहासन पर बैठी है। एक पुजारी उससे कहता है, एलिजाबेथ, यह मत सोचो कि तुम जीत चुकी हो। भविष्य में हमारा योद्धा आएगा और तुम्हें पूरी तरह हरा देगा। उसके एक सेवक ने पुजारी को लात मार दी और कहा, रानी का सम्मान करो। यह सेवक, जो कभी भविष्यवाणी के अनुसार योद्धा बनने वाला था, इंसानियत से गद्दारी कर चुका है। उसने राक्षसी रूप धारण कर लिया और पुजारी को मारने बढ़ा। लेकिन रानी ने उसे रोक दिया और पूछा, इस योद्धा और भविष्यवाणी की बात क्या है? पुजारी ने बताया, भविष्यवाणी कहती है कि जब एक योद्धा प्रकट होगा और जमीन में फंसी तलवार को खींचेगा, तब मानव जाति राक्षसों को नष्ट कर देगी और पृथ्वी पर फिर से राज करेगी। तलवार वहां केंद्रीय हॉल में है। रानी तलवार को देखने गई और सोचने लगी, जब योद्धा इसे निकालेगा तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। दिलचस्प है, देखते हैं यह कब होगा। फिर उसने अपने पूरे सेना को उस महान योद्धा के स्वागत के लिए तैयार कर दिया। 1 साल बीत गया, फिर 2, फिर 3, 4 और कोई योद्धा नहीं आया। 15 साल बाद भी कोई नहीं आया। अब शहर में जीवन सामान्य हो चुका है। सभी जातियां, ट्रोल, छिपकली, इंसान और कल्पित बौने शांति से रह रही हैं। कई लोग अब योद्धा के वापस आने के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि योद्धा के आने से युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे और सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। महल के हॉल में रानी पूछती है, क्या किसी को उस नालायक के बारे में कोई खबर है जो मुझे मारने नहीं आया? कल्पित बौना कहता है कि उसने पूरी दुनिया के पेड़ों, पौधों और कीड़ों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। बौना कहता है कि उसने हर हथियार की दुकान और लोहार से बात की, लेकिन किसी ने योद्धा का नाम नहीं सुना। एक मानव सेवक कहता है, शायद योद्धा अब तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाएगा। रानी ने गुस्से में पुजारी को फिर से पकड़ लिया और कहा, तुमने कहा था कि योद्धा आएगा और तलवार खींचेगा, वह कहाँ है? रानी का सेवक सहमत होता है, यह सच है मेरी महान रानी, अब आपको इस योद्धा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई मौका नहीं है। लेकिन तभी रानी उसकी बात पर गुस्सा होकर अपनी मोटी पूंछ से उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। रानी पुजारी को दीवार पर पटकते हुए कहती है, यह नालायक योद्धा कहाँ है? मैं दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी हूं, लेकिन मुझे उसे मारना होगा, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं भविष्यवाणी से डरती हूं। वह कहाँ छिपा है? रानी कहती है, मैंने इस दुनिया की सारी शक्तियों को सीखा है, अंत की जादू की कला तक, सिर्फ उसका सामना करने के लिए। लेकिन वह कहाँ है? वह तलवार को घूरती है और कहती है, ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इसके बाद वह तलवार खींचने की कोशिश करती है। सभी डर के मारे उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं, महारानी, ऐसा मत कीजिए, आप मर जाएंगी। यह तलवार आपको मारने के लिए बनाई गई है। चारों ओर ऊर्जा फूटने लगती है। रानी पसीने में तरबतर हो जाती है और हर कोई उड़कर अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। वह अपनी शक्ति की एक और लहर का उपयोग करती है और पूरे महल को उड़ा देती है, लेकिन फिर भी वह भविष्यवाणी की तलवार को खींच निकालती है। यह तलवार केवल योद्धा के लिए बनाई गई थी। जैसे ही तलवार बाहर आती है, रानी को पता चलता है कि तलवार किसे पुकार रही है। उसका नजरिया पूरे ग्रह को देखते हुए
एक छोटे से खेत तक जाता है। वह कहती है, तो तुम यहां छिपे हुए थे। फिर वह अपनी शक्ति से वहां टेलीपोर्ट करती है। उसके अनुयायी उससे कहते हैं, कृपया महारानी वहां मत जाइए, हमें आपकी सेवा करने दीजिए। हम देखते हैं उस छोटे से खेत में जीवन। एक लड़का है जो शांति से अपने स्ट्रॉ हैट के साथ खेत में पसीना पोंछते हुए कहता है, खेती करना कितना शांतिपूर्ण है। वह वास्तव में वही महान योद्धा है। हम देखते हैं कि उसके पिछले जीवन में वह कैसा था। वह सारा दिन काम करता था और उसके पास कोई शौक नहीं थे। वह न वीडियो गेम खेलता था, न कुछ पढ़ता था। बस काम पर जाते समय खेती के टिकटॉक वीडियो देखता था और सोचता था, काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता, सिर्फ खेती करता और बिना किसी चिंता के रहता। फिर वह इस दुनिया में आ गया। शुरुआती सिस्टम ने उसे बुनियादी जीवित रहने की चीजें सिखाईं, जैसे हथियारों का उपयोग करना और शिकार करना। उसे यह बहुत पसंद आया, क्योंकि यह वही जीवन था जो वह हमेशा चाहता था। लेकिन फिर सिस्टम ने कहा, बधाई हो योद्धा, अब तुम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। लेकिन उसने सोचा, मुझे राक्षसी रानी को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे रहने दो, मैं यहां शांति से रहना चाहता हूं। सिस्टम रोज उसे याद दिलाता, यात्रा शुरू करो, रानी सभी को मार रही है, कृपया यात्रा शुरू करो। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सिस्टम शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने फैसला किया कि वह हमेशा वहीं रहेगा। शुरुआती गांव के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल थी, जिससे वह स्थान अज्ञात था। समय भी वहां धीमा चलता था, जिससे उसे खेती, शिकार और अन्य काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। एक दिन सिस्टम गुस्सा हो गया और उसे अपशब्द कहने लगा कि वह सिर्फ किसान की चीजें खरीद रहा है और यह सिस्टम के लिए शर्म की बात है। अंत में सिस्टम फट गया और कभी वापस नहीं आया। अब उसकी जिंदगी और भी शांतिपूर्ण हो गई थी। एक दिन जब वह खाना खाने जा रहा था, उसे याद आया कि उसने अपनी छोटी कुल्हाड़ी जंगल में छोड़ दी थी। तभी आकाश अंधेरा होने लगा। रानी आकाश में प्रकट हुई और कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें सभी भविष्यवाणियों के महान योद्धा को ढूंढ लिया। हमारा नायक कपड़े सुखाने की रस्सी से कपड़े और मछली उतारने भाग रहा था, क्योंकि बारिश में सब खराब हो जाता। चीजें उतारते समय उसने राहत महसूस की। अच्छा हुआ कि हम समय पर पहुंच गए। अगर बारिश हो जाती तो मेरी मछलियां भीग जाती, कपड़े भी, और मेरे पास कल पहनने के लिए कुछ नहीं बचता। उसी समय उसके पास खड़ा यांत्रिक कुत्ता भौंकने लगता है। हमारा नायक उससे कहता है, अंदर जाओ, बारिश होने वाली है। लेकिन छोटा कुत्ता सिर हिलाकर उसे ऊपर देखने का इशारा करता है। हमारा नायक सोचता है, ऊपर ये क्या चीज है? रानी यह सुनकर गुस्सा हो जाती है। तुमने मुझे चीज कहा? वह समझता है कि रानी नाराज हो रही है और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे साफ नहीं दिख रहा था, आप थोड़ी दूर हैं। रानी यह देखने के लिए कि वह सच में नायक है या नहीं, उसकी ओर कुछ भेजती है। जब वह चीज उसके पास पहुंचती है तो वह तलवार होती है जो सीधी उसके हाथ में चली जाती है। अब यह पुष्टि हो जाती है कि वह नायक है। दूसरी ओर हमारा नायक डर से कांप रहा होता है और कहता है, इसे वापस ले जाओ, मुझे यह तलवार नहीं चाहिए। रानी यह देखकर कि वह तलवार तक नहीं चाहता, सोचने लगती है, क्या यह अपनी असली शक्ति छिपा रहा है? मैं एलिजाबेथ तुम्हें खत्म कर दूंगी। नायक डर से मरने वाला है और परेशान है, क्योंकि सिस्टम ने कहा था कि उसे वहां ढूंढना असंभव है। छोटा कुत्ता रानी पर लगातार भौंक रहा है। नायक को समझ में आता है कि भविष्यवाणी के तर्क के अनुसार उनका सामना होना तय था। वह तलवार छोड़ देता है और घर की ओर वापस चलता है, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो मैं यहां अपने घर में शांति से मर जाऊंगा। मैंने कभी कुछ अभ्यास नहीं किया, न तलवार चलानी आती है, न जादू। बस बिस्तर पर लेट जाऊंगा और विस्फोट का इंतजार करूंगा। लेकिन रानी इसे अलग तरीके से समझती है। उसे लगता है कि नायक इतना ताकतवर है कि उसे अपने घर की रक्षा की भी जरूरत नहीं, उसका छोटा कुत्ता ही काफी है। वह सोचती है, यह अभिमानी नायक मुझे अपनी पूरी शक्ति से ललकार रहा है। रानी तुरंत घर पर कई मीटर लंबी ऊर्जा भेजती है, लेकिन छोटा कुत्ता उसकी शक्ति का हिसाब लगाता है और मिसाइलें दाग कर सब कुछ रोक देता है। यह देखकर रानी सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि महान नायक इतना घमंडी होगा। क्या तुम एक जादुई यंत्र पर निर्भर हो रहे हो? लेकिन मेरी उपस्थिति में सब कुछ तुच्छ है। आसमान बैंगनी हो जाता है। रानी एक विनाशकारी शक्ति तैयार करते हुए कहती है,
अब खेल खत्म। छोटा कुत्ता फिर से शक्ति का हिसाब लगाता है, एक काली गेंद बनाता है और उसे रानी की शक्ति की ओर भेजता है। रानी कहती है, रुको, यह शक्ति पूरे महाद्वीप को नष्ट करने के लिए है। लेकिन जब काली गेंद उसकी शक्ति को छूती है तो वह काला छिद्र बन जाती है और रानी की सारी शक्ति को सोख लेती है। घर के अंदर नायक बिस्तर पर लेटा बस मौत का इंतजार कर रहा होता है। रानी जमीन पर गिर जाती है, हैरान होकर सोचती है, मेरी शक्ति कहाँ गई? उसने क्या किया? फिर वह छोटे कुत्ते से लड़ने नीचे उतरती है। मैंने तुम्हें कम आंका है ना? वह अपनी पूरी शक्ति छोड़ती है। छोटा कुत्ता फिर मिसाइलें दागता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। इस बीच नायक सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह उठता है और सोचता है, क्या मैं मर गया? वह कहता है, नहीं, अभी तक नहीं, यह अजीब है, मैं अभी भी घर पर हूं। चलो बाहर देखते हैं। वह दरवाजा खोलने में झिझकता है, डरता है कि रानी बाहर उसे मारने के लिए तैयार होगी। वह झांक कर देखता है और रानी वहां छोटे कुत्ते को पूरी तरह नष्ट कर चुकी होती है। नायक कुत्ते का नाम लेकर चिल्लाता है, वीकाई। रानी मजाकिया अंदाज में कहती है, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे इस जादुई यंत्र को पूरी तरह नष्ट करना पड़ा। नायक डरते हुए कहता है, हम थोड़ी बात नहीं कर सकते? रानी जवाब देती है, बिल्कुल, लेकिन पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। अंदर ही अंदर वह सोच रही होती है, यह स्थिति कितनी अविश्वसनीय है। इस जादुई यंत्र ने मुझे अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या यह रानी का अंत है? फिर रानी बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। नायक उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और पूछता है, क्या आप ठीक हैं? रानी का कवच, जो जादू से बना था, निष्क्रिय होने लगता है। कवच गायब होने पर नायक नाक से खून आने लगता है। जैसा कि हमेशा होता है, कुछ समय बाद रात हो चुकी थी। रानी बिस्तर पर हथकड़ियों में जगी। जैसे ही उसने यह देखा, उसने सोचा, ये क्या? मैं, महारानी एलिजाबेथ, जो सहस्राब्दियों में सबसे ताकतवर थी, इतनी आसानी से हार कैसे गई? और सबसे बुरी बात, उसने मुझे मारने के बजाय कैद कर लिया, शायद सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वह सोचती है, ये क्या? ये भी कोई और जादुई हथियार है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। इस नायक के पास कितनी और ताकत छुपी हुई है? वह इधर उधर देखती है और चेस के मोहरे और पत्तों को देखकर सोचती है, ये सब मैंने कभी नहीं देखा। लगता है यह नायक मुझसे ज्यादा चालाक है, मैंने इसे वाकई कम आंका। तभी नायक कमरे में कुछ स्नैक्स लेकर आता है। रानी उसे देखकर कहती है, ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मुझसे दया की भीख मत मांगवाना। लेकिन नायक मन ही मन सोच रहा है, ये रानी कितनी परेशान करने वाली है, यह बहुत ताकतवर है, मेरे पास यही एक तरीका था बचने का। वह कहता है, हम बात नहीं कर सकते क्या? यह हथकड़ियां मैंने तुम्हें सिर्फ सुरक्षा के लिए पहनाई हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत डरता हूं। तुम अद्भुत हो। रानी थोड़ा भ्रमित हो जाती है और सोचती है कि उसे कम आंका जा रहा है। नायक कहता है, मुझे लगता है शायद हमारे बीच कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल देता हूं ताकि हम शांति से बात कर सकें। ठीक है। लेकिन रानी इसे अलग तरीके से समझती है। उसे लगता है कि वह कह रहा है, अगर तुमने शुरुआत में ही हमारी ताकत का अंतर नहीं समझा, तो अब समझ जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं ताकि तुम जान सको कि तुम कुछ नहीं कर सकती और मेरी हर बात मानोगी। रानी सोचती है, ये बदमाश, उसने राक्षसी रानी को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? नायक हथकड़ियां खोलते हुए कहता है, लो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब तुम जान लो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। चलो, अब बात करते हैं। रानी गुस्से में सोचती है, मैंने इसे वाकई बहुत कम आंका। मैं जितनी ताकतवर हूं, मुझे यह भी जानना चाहिए कि कब हार माननी है, लेकिन यह घमंड उसे भविष्य में महंगा पड़ेगा। नायक कांपते हुए कमरे से बाहर निकलता है और कहता है, अब आराम करो। फिर वह दीवार तोड़कर हमसे कहता है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने राक्षसी रानी को क्यों नहीं मारा, लेकिन मैंने इस दुनिया की किताबों में पढ़ा है कि रानी को मारने के तुरंत बाद वह फिर से जीवित हो जाती है। अगर मैंने उसे मारा तो वह वापस आ जाएगी। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि हमारे बीच लड़ाई ही खत्म हो जाए। जब तक मैं उसके लिए खतरा नहीं बनूंगा, मैं उसका दोस्त बन सकता हूं और हम खुशी खुशी जी सकते हैं।
नायक पागलों की तरह, जोकर की तरह हंस रहा होता है। रानी सोचती है, ये अभी भी मेरे सामने हंस रहा है। तभी नायक अपने छोटे कुत्ते को उठाकर कहता है, अरे दोस्त, सब ठीक है ना? रानी यह देखती है और कहती है, तो ये तुम्हारा सबसे ताकतवर जादुई यंत्र है। नायक सोचता है, ये कोई जादुई यंत्र नहीं है, ये तो मैंने बोरियत में बना लिया था। फिर वह कहता है, हाँ, आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। यह आखिरी चीजों में से एक है जिसे मैंने बनाया था। रानी हल्की सी मुस्कान देती है और योजना बनाती है। अब सही समय है। उसने मेरी हथकड़ियां हटा दी हैं, जिससे मैं अपनी गुप्त एबिस मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूं और तुरंत ठीक हो सकती हूं। अब जब उसके पास अपने यंत्र की सुरक्षा नहीं है, लड़ाई का पलड़ा मेरे पक्ष में है, यह समय है उसे खत्म करने का। वह कहती है, मुझे माफ करना महान नायक, तुम्हारी चीजें तोड़ने के लिए। लेकिन नायक जवाब देता है, चिंता मत करो, ये ठीक है, इसकी मेमोरी कार्ड अभी भी मेरे पास है। रानी, जो इस मौके की तलाश में थी, सोचती है, यह सही समय है, मैं अब इसे खत्म कर दूंगी। लेकिन नायक कहता है, चिंता मत करो रानी, मेरे पास इसके 6 और शरीर तैयार हैं। यह सुनकर रानी चुप रह जाती है। नायक मेमोरी कार्ड लगाता है और कुत्ता फिर से खुशी से कूदने लगता है। नायक कहता है, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन कभी कभी यह बहुत परेशानी करती है, इसलिए मैंने एक ही को सक्रिय रखा। रानी यह सब देखकर शर्मिंदा महसूस करती है। उसे नायक की मुस्कान विचित्र लगती है। वह बिस्तर पर गिर जाती है और सोचती है, यह असंभव है। तभी उसे कुछ महक आती है। वह पूछती है, यह क्या महक है? नायक कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा खाना बनाया। यह सब किसान सामग्री से बना है, जो मैंने उगाई थी। रानी कहती है, तुमने इसकी तकलीफ क्यों की? मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं ट्रांसडेंट हूं। लेकिन खाने की खुशबू उसे खाने के लिए मजबूर कर देती है। हमारा नायक कहता है, मैंने खुद ये सब सब्जियां और अनाज उगाए हैं, कृपया इसे आजमाइए। उसके दिमाग में बस यही ख्याल है कि वह इस झगड़े को खाने के जरिए सुलझा ले। रानी अभी भी झक रही है, लेकिन आखिरकार उसे चखने का फैसला करती है। चुपचाप वह खाती है। नायक सोच रहा है, इतने सालों से खाना पकाने का अभ्यास किया है, लेकिन क्या मेरा खाना एक राक्षसी रानी की शाही पसंद को खुश कर पाएगा? रानी थोड़ा और खाती है, फिर एक और टुकड़ा लेती है और हर बार सोचती है, हर काटने के साथ मांस का रस मेरे मुंह में पटाखों की तरह फूटता है और स्वाद इतना प्राकृतिक है। साथ ही इसमें जादुई ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक है। कौन सोच सकता था कि इस दुनिया में ऐसे व्यंजन भी हैं जो राक्षसी रानी को भी खुश कर सकते हैं। मैं इसके मांस का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ सकती। उसी पल उसे अपने अंदर कुछ फूटता हुआ महसूस होता है। वह शिकायत करती है, ये खाना इतना मसालेदार क्यों है? तुमने इसमें क्या किया? नायक डरते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ थोड़ी मिर्च डाली थी, जो मुझे पसंद है। क्या राक्षसी रानी मिर्ची सहन नहीं कर सकती? रानी दर्द में सोचती है, यह तो साफ है जैसे यह नायक इतना अच्छा होगा। उसने मुझे बस अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया है। नायक उसे एक सूप लाकर देता है और कहता है, यह जलन कम करने में मदद करेगा। रानी सूप को देखती है और सोचती है, उसने मुझे जहर दिया और अब इसका एंटीडोट दे रहा है। वाकई मैं इस नायक के हाथों खेल रही हूं। यह बहुत अजीब एहसास है। तभी वह सूप पीते पीते जैसे स्वर्ग में पहुंच जाती है। नायक के बनाए मांस का स्वाद इतना आरामदायक और शांतिपूर्ण लगता है कि वह सोचती है, राक्षसी रानी और नायक के बीच युद्ध अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सब कुछ भूलकर शांतिपूर्वक जीऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता चला कि मैं कितनी छोटी और तुच्छ हूं। उस खाने में जादुई ऊर्जा इतनी अधिक है कि रानी और भी शक्तिशाली हो जाती है। वह उलझन में उसे देखती है और कहती है, यह नाटक बंद करो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नायक असहज महसूस करते हुए कहता है, तुम्हारे हिसाब से क्या? मैं बस यह देखना चाहता था कि क्या राक्षसी रानी और नायक साथ रह सकते हैं। लेकिन रानी इसे गलत समझती है। वह सोचती है, इस दुनिया में केवल तुम ही हो जो मेरे शोध के योग्य हो। चूंकि तुम नायक हो, इसलिए आओ, मैं तुम्हें और ताकतवर बनाने में मदद करूंगी, ताकि एक दिन तुम मुझे हरा सको। नायक पूछता है, क्या तुम इससे सहमत हो? वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाना जारी रखूंगा। लेकिन रानी गुस्से में कहती है, एक रानी भले ही मर जाए, लेकिन इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं सह सकती, खासकर मैं।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा प्लान मुझे ताकतवर बनाकर यह देखना है कि क्या मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। रानी बिस्तर पर जाती है, खड़ी होती है और घोषणा करती है, मैं सहमत हूं, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, मैं यह इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं तुमसे डरती हूं, बल्कि इसलिए कि मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहती हूं। नायक उलझन में है, क्या राक्षसी रानी यह नहीं जानती कि वह मुझे मार सकती है? रानी आगे कहती है, दूसरी, जब तक मैं यहां हूं, यह मत सोचो कि मैं अपना सिर झुका लूंगी। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। मेरी महान रानी की गरिमा कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं सब कुछ बलिदान करके तुम्हें नष्ट कर दूंगी। नायक शर्मिंदा होकर कहता है, समझ गया, समझ गया। ठीक है, चलो दोस्त बनते हैं, साथ रहते हैं। रानी उसे घूरती है और कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो कर लो, और हां, अगर कुछ स्वादिष्ट बनाओ तो मुझे भी देना। नायक सहमत हो जाता है। 1 साल बीत जाता है। नायक पौराणिक भविष्यवाणी तलवार से लकड़ी काट रहा है। वह सोचता है, हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं। रानी जबरदस्ती घर में घुस आई जिससे मेरा घर छुपाने वाला छलावरण खत्म हो गया। अब राक्षस यहां से गुजरते रहते हैं, लेकिन रानी की उपस्थिति से डरकर हमला नहीं करते। लेकिन उसे चिंता है, जैसे ही रानी यहां से जाएगी, मैं शायद अपना घर खो दूंगा। अंदर रानी गुस्से में चिल्ला रही है, खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? नायक सोचता है, मैं उसे भागने नहीं दे सकता, मुझे उसकी सुरक्षा की जरूरत है। इस बीच रानी आराम से बैठी है और कुछ उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट देख रही है। साल भर इतना खाने के बाद वह थोड़ी मोटी हो गई है। वह कहती है, मैं ये पुराने रिकॉर्डिंग देखकर थक गई हूं। तुम्हारे सिस्टम में और कुछ है क्या? नायक जवाब देता है, मैंने पहले ही बताया कि सिस्टम बहुत पहले खत्म हो गया। चलो, खाना तैयार है। वह उठने के बारे में सोचती है, लेकिन चलने के बजाय वह 2 छोटे पंखों को जादू से बनाकर मेज तक उड़ जाती है। वह लिंग को देखती है और कहती है, इन आलूओं में कौन सा जहर है? ऐसा लगता है कि जितना मैं इसे खाती हूं, उतनी ही सुस्त हो जाती हूं। वह सोचती है, ये नालायक मुझे स्वादिष्ट खाने से धीरे धीरे जहर देकर पंगु बना रहा है और इन उत्तेजक छवियों से मुझे पूरी तरह पतन की ओर ले जाना चाहता है। लिंग समझाने की कोशिश करता है, ये आलू बहुत कैलोरी वाले हैं, इसलिए ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है और शरीर सुस्त हो जाता है। उसी समय वह नीचे देखती है और अपने पेट को देखती है। फिर वह जादू का इस्तेमाल करती है और अपने पेट की सारी ऊर्जा को जादुई ऊर्जा में बदल देती है, जिससे वह एकदम शानदार बन जाती है। नायक हैरान होकर सोचता है, क्या जादू का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है? वह उसे घूरकर कहती है, हाँ, तुम्हारा यह और भी तरीका काम नहीं आया, तुम निराश होना। लिंग कहता है, हाँ, मैं बहुत निराश हूं। अब चलो, खाना खा लेते हैं। वह मेज की ओर देखती है और कहती है, वह आज का खाना बिल्कुल परफेक्ट है, मैं खुद को रोकूंगी नहीं, और खाना शुरू कर देती है। लिंग सोचता है, जितना वह खाती है उतना मैं और खाना बना लेता हूं, और वैसे भी मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि हम इसी तरह लंबे समय तक रहने वाले हैं। लेकिन रानी इसे अलग तरह से समझती है, तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें मोटा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगी। लिंग उठकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाता हूं। वहीं रानी सोच रही है, यह बेवकूफ मुझे सुअर की तरह खिला रहा है। इन जादुई खाने से मैं इस साल 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूं। अब यह संभव नहीं कि मैं इसे चुनौती न दे सकूं। अब समय है महान निर्णायक लड़ाई का। लेकिन तभी नायक एक छोटा सा पुडिंग लेकर आता है और कहता है, ये लो, तुम्हारा पसंदीदा। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह खुशी खुशी खाने चली जाती है। नायक सोचता है, भले ही वह राक्षसी रानी है, उसे संभालना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सही खाना चाहिए। दृश्य बदलता है। एक बूढ़ा आदमी और एक सुनहरे बालों वाली लड़की भाग रहे हैं। उनका पीछा कुछ बैंगनी चोगा और सफेद मास्क पहने प्राणी कर रहे हैं, जो उन पर जादुई हमले कर रहे हैं। वे जादुई पिंजरे में फंस जाते हैं और रुककर लड़ाई करते हैं। वह आदमी अपनी बेटी से कहता है, मैं इन्हें यहीं रोकता हूं, तुम शहर भाग जाओ और सुरक्षित जगह ढूंढो। लड़की जवाब देती है, मैं आपको यहां छोड़कर अकेले भागना नहीं चाहती। पिता कहते हैं, मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी प्राणी एक बड़ा जादू बनाने लगते हैं। पिता कहते हैं, अब सबसे ताकतवर शक्ति का उपयोग करने का समय आ गया है। वह सफेद रोशनी की लहर भेजते हैं
जो दुश्मन को आधे में काट देती है। लेकिन प्राणी कीचड़ से बने होते हैं और तुरंत फिर से बन जाते हैं। लड़की तीर चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हमले प्राणियों को छू भी नहीं पाते। पिता चेतावनी देते हैं, तुम्हारे तीर से कोई मदद नहीं होगी, बस भाग जाओ। प्राणी लड़की पर हमला करने आते हैं, लेकिन पिता बचाव कर लेते हैं। दुर्भाग्य से वह एक चट्टान से टकरा जाते हैं और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वह कहते हैं, मेरी मदद मत करना, बस भाग जाओ। प्राणी एक विशालकाय राक्षस में बदलने लगते हैं। लड़की कहती है, कृपया मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस मेरे पिता को जिंदा छोड़ दो। तभी एक विशालकाय मैमथ प्रकट होता है जो प्राणी को कुचल देता है। मैमथ के ऊपर एक घर है और घर के ऊपर एक बूढ़ा निंजा मेंढक नेता है। मेंढक के सिर पर एक कुत्ते का धर है जिसमें नायक का छोटा रोबोट है। मेंढक कुत्ते से कहता है, भाई इन दो मासूम इंसानों के साथ क्या करें? कुत्ता जवाब देता है, उन्हें चोट मत पहुंचाओ, मैं इन्हें मालिक के पास ले जाऊंगा। अगले दृश्य में लड़की लिंग के घर में जागती है। वह सोचती है, मैं कहाँ हूं, क्या हुआ? मुझे याद है, मेरे पिता मेरे पास थे और मरने वाले थे। वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है और उसे खोलती है। बाहर उसके पिता नायक को बॉडी बिल्डर पोज दिखा रहे हैं। नायक उनसे पूछता है, वाह, ऐसा शरीर कैसे पाते हैं? पिता बोले, एक योद्धा का शरीर बहुत जरूरी होता है, तुम्हें अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए मेरे बच्चे। लिंग सोचता है, तो ये वही योद्धा की प्रोफेशन है जिसके बारे में मैं बहुत सुनता हूं, सच में अद्भुत है। छोटा कुत्ता खुश होकर रानी के चारों ओर घूमता है। रानी उसे गुस्से में मारकर कहती है, किसने तुम्हें इन दोनों को मेरे घर लाने को कहा, बेवकूफ कुत्ते? छोटा कुत्ता उदास हो जाता है और रोने लगता है। वहीं नायक पिता की मांसपेशियों को दबाते हुए कहता है, वाह, आप कितने मजबूत हैं। पिता कहते हैं, ठीक है, अगर ग्रेट लिंग को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। इसके बाद पिता अपने कपड़े फाड़ देते हैं और नायक हैरान। बेटी सोचती है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? तभी उसे अपनी बेटी की मौजूदगी का एहसास होता है। लिंग स्थिति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षसी रानी बेटी की ओर जाती है और कहती है, अब जब तुम जाग गई हो तो निकल जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मैंने पहले ही तुम्हें हराया है। लिंग माहौल शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, आराम करो, अंदर चलते हैं। वह चाय परोसता है और कहता है, माफ करना, तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यह एक ग्रामीण इलाका है और मैं सब कुछ खुद करता हूं, इसलिए सब कुछ खुद बहुत साधारण है। नायक थोड़े शर्मिंदा होकर कहता है, इसे चमत्कारी औषधि कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये तो बस थोड़ी उबली हुई पानी में कुछ जड़ी बूटियां हैं। रानी गुस्से में सोचती है, क्यों इस कुत्ते ने इन कमजोर इंसानों को यहां लाया? क्या लिंग को मैं ही काफी नहीं हूं? पिता समझाते हैं कि वह पूरी तरह बेहोश थे, लेकिन जब उन्होंने इस औषधि का एक घूंट लिया तो तुरंत ठीक हो गए और पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए। वह कहते हैं, बेटी अगर ये ग्रेट लिंग न होते तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाता। बेटी चाय को देखकर सोचती है, वाह, यह तो बहुत कीमती है, क्या हम इसे सच में पी सकते हैं? नायक कहता है, तुम साहसी हो, आराम से इसे पी लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों धन्यवाद कहते हैं और चाय पीना शुरू करते हैं। तुरंत ही वे उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। पिता 3 स्टार आर्क मैच से 4 स्टार बन जाते हैं और बेटी 1 स्टार मैच से 1 आर्क मैच बन जाती है। पिता कहते हैं, बेटी हमारा स्तर तुरंत बढ़ गया। बेटी जवाब देती है, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस औषधि ने मेरी मां की L1 रक्तरेखा को भी जागृत कर दिया, मेरे सिर पर नए कान उगाए। दोनों को एहसास होता है कि लिंग उनकी तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वे निराश हो जाते हैं। नायक कहता है, आराम से, मैं तुम्हारे लिए एक और गिलास लाऊंगा। पिता सोचते हैं, ग्रेट लिंग स्वर्ग से भेजा गया व्यक्ति है, मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। नायक कहता है, अगर मैं कुछ और परोसने की कोशिश करूं तो वह सबको मार डालेगी। रानी वहीं खड़ी होकर कहती है, यह सब मेरा है, कुछ और लेने की सोचो भी मत। पिता बताते हैं कि उन पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि बेटी के शरीर में L1 रक्त है। उसकी मां एक महान संत एल्फ थी, लेकिन उसके पति इंसानी जाति के थे। एल्वस के लिए किसी दूसरी जाति से शादी करना मना है। नायक पूछता है, तो क्या एल्वस तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? रानी बीच में कहती है, झूठ बोलना बंद करो। राक्षसी रानी ने दुनिया जीतने के बाद अंतर्जातीय विवाह पर रोक हटा दी थी। पिता कहते हैं, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन उसकी मां L1 जगह लौट आई थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी को छिपाना पड़ा। लिंग पूछता है, फिर भी उन्हें कैसे पता चला कि तुम कहां हो? पिता बताते हैं, असल में
उसकी मां बलिदान बन गई थी। जब से वह एल्वन जनजाति लौट गई, उनका पीछा बंद हो गया। लेकिन अब काले गिल्ड और राक्षसी साम्राज्य उनका पीछा कर रहे हैं। लिंग सोचता है, राक्षस, काला गिल्ड, क्या यह तुम हो? रानी गुस्से में उंगली दिखाती है। लिंग माफी मांगता है। रानी बैठकर कहती है, अब समझाओ कि यह काला गिल्ड एल्वस को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। पिता रोते हुए कहते हैं, नहीं ग्रेट लिंग, बस इतना ही काफी है। ठीक है, वह सोचता है, मैं कुछ अलग पेय और भोजन परोसना चाहता था, लेकिन एलिजाबेथ ने सब कुछ छिपा दिया है। नायक एक लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ, सच में अब कुछ और नहीं बचा है। माफ करना, तुम पर हमला हुआ, क्या हुआ? पिता समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि यह काला गिल्ड जीवित शरीरों पर प्रयोग कर रहा है, ताकि राक्षसी रानी को मृत से वापस लाया जा सके, और इसके लिए एल्वस की जरूरत होती है। वे इतनी कोशिश कर रहे हैं कि यहां तक कि बेटी, जो शुद्ध वंश की नहीं है, उसका भी पीछा किया जा रहा है। लिंग सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इसका तुमसे कुछ लेना देना है ना? रानी उसे पकड़कर झकझोरती है और कहती है, ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना। फिर वह कहती है, यह समझ में नहीं आता कि मैं यहां पूरे 1 साल से हूं और तुमने मुझे हमेशा देखा है, तो मैं कैसे जा सकती हूं? पिता और बेटी उलझन में पड़ जाते हैं। रानी कहती है, वाह, सिर्फ 1 साल मेरी गैर मौजूदगी में यह धरती इस तरह बर्बाद हो गई। किसने यह अफवाह फैलाई कि रानी मर चुकी है? लेकिन वे बताते हैं कि रानी एलिजाबेथ को 500 साल से किसी ने नहीं देखा। अगर वह जीवित होती तो अब तक पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुकी होती। लिंग अपने नाखून काटते हुए सोचता है, 500 साल, वह तो यहां मेरे साथ 1 साल से रह रही है। रानी सोफे पर बैठकर पूछती है, मेरी मौत की और क्या अफवाहें हैं? एल्फ बताती है कि महान साहित्यिक किंवदंती के अनुसार रानी को एक महान नायक ने नष्ट कर दिया था। पिता बताते हैं, युद्ध 1 महीने से अधिक चला, जब तक कि अंत में महान नायक ने महाद्वीप की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया और राक्षसी रानी के साथ मर गए। इस पर रानी उन्हें घूरती है और एक अलग दुनिया में ले जाती है। बेटी पूछती है, पिता, ये कौन सी जगह है? पिता कहते हैं, ये उसकी शुद्ध मंशा है कि वह हमें मारना चाहती है। रानी फिर कहती है, ये सब अफवाहें झूठी हैं। लिंग कहता है, यह भी झूठी अफवाह हो सकती है, क्योंकि मैं ही वह महान नायक हूं। कम से कम सिस्टम ने तो यही कहा है। पिता और बेटी कुछ भी समझ नहीं पाते। लिंग बताता है, और यह रानी एलिजाबेथ हैं, जिनके बारे में तुम सब बात कर रहे हो। दोनों का दिमाग इतनी जानकारी से भटक जाता है। रानी के दृष्टिकोण से यह सब अलग होता है। वह सोचती है, यह मूर्ख यहां इतना समय से है कि उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। वह गुस्से में मेज को मारती है और कहती है, मैं अब और यहां नहीं रुकूंगी। वह दरवाजा बंद करके चली जाती है। पिता लिंग से पूछते हैं, लिंग, तुम्हारे भविष्य की क्या योजना है? तुम हमारे साथ क्या करोगे? नायक कहता है, मुझे पहले शांत होने की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि एलिजाबेथ ने बाधा तोड़ने के बाद क्या होगा। समय का तालमेल अंदर और बाहर पूरी तरह से बिगड़ गया है। बेटी अपने पिता से बात करती है, पिताजी, मुझे आपकी कहानी की यह उम्मीद नहीं थी। लगता है कि महान राक्षसी रानी को महान नायक से प्यार हो गया और उन्होंने पूरे संसार को छोड़ दिया ताकि उनके साथ छिपकर रह सके, जैसे आपने मां के साथ किया। और दूसरी बात, इस समय लिंग यह सोच रहे होंगे कि वह हमें मारें या नहीं। बेटी कहती है, लेकिन अगर वह हमें मारने वाले होते तो उन्होंने हमें बचाया क्यों? उनकी शक्ति को देखकर समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए हम चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तभी नायक कमरे में आता है और कहता है, तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों अभी तक सोए नहीं हो, तो क्यों ना हम ताश खेलें? पिता कहते हैं, यह लिंग का एक परीक्षण है कि वह हमें मारेंगे या नहीं। नायक कहता है, तो अब पत्ते बांटना शुरू करो। एल्फ लड़की डर जाती है, क्योंकि पत्तों से एक रहस्यमय आभा निकल रही होती है। पिता ताश खेलते हैं। तीनों मोमबत्ती के चारों ओर बैठते हैं। लिंग पूछता है, क्या तुमने सब समझ लिया? पिता डरते हुए पूछते हैं, श्रीमान लिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस खेल का नाम क्या है? हमारा नायक सोचता है, मैं ये नहीं कह सकता कि हम लैंडलॉर्ड खेलेंगे। इस दुनिया के लोग इन शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे। फिर वह कहता है, इस खेल का नाम है ड्रैगन बैटल। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं, ड्रैगन बैटल। पास में छुपी हुई एलिजाबेथ भी सोचती है, ड्रैगन बैटल, ये उनके साथ क्या करना चाहता है? लिंग समझाता है, तुम दोनों कार्ड्स खींचने के आधार पर हम तय करेंगे कि ड्रैगन कौन है और नायक कौन है।
पिता और बेटी एक दूसरे को घूरते हैं, दोनों सोचते हैं यह जरूर एक परीक्षा है। लिंग कहता है, मैं कार्ड्स बांटना शुरू करता हूं, याद रखना, बहुत ध्यान से चुनना। लिंग अपने कार्ड्स देखता है और कहता है, मैं पहले अपने कार्ड्स देखूंगा। पिता अपने बेटे को देखते हुए कहते हैं, अब हम झिझक नहीं सकते, अपने कार्ड्स खींचो। बेटी एक कार्ड खींचती है और दोनों एक अलग आयाम में पहुंच जाते हैं। लड़की लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरती है और सोचती है, ये ठीक नहीं है, सिर्फ एक कार्ड खींचने से मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई, मैं बेबस हूं। वह अपने पिता की तरफ देखती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। पिता जवाब देते हैं, कोई बात नहीं बेटी, बाकी मुझ पर छोड़ दो। लिंग पूछता है, क्या तुम ड्रैगन बनना चाहते हो? वह अपने कार्ड्स देखकर सोचता है, भले ही मेरे पास बड़े कार्ड्स ज्यादा नहीं हैं, लेकिन ये हाथ अच्छा है, मेरे पास एक राजा भी है, ये बुरा नहीं है। पिता और बेटी कहते हैं कि उनकी ड्रैगन बनने की कोई इच्छा नहीं है। लिंग मस्ती करते हुए कहता है, अगर मैं एक और 4 और 1 इक्का ले आऊं तो मेरा हाथ जीत जाएगा। लिंग कहता है, ठीक है, तो मैं भी औपचारिकता नहीं करूंगा। वह कार्ड खींचकर एक 8, एक 10 और एक रानी खेलता है। वह अपने खींचे गए कार्ड से असंतुष्ट होता है और निराश दिखता है। पिता सोचते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्या लिंग हमारे प्रदर्शन से असंतुष्ट है? फिर वह कहता है, मैं 8 खेलता हूं, अब तुम्हारी बारी अंकल बीरस। अंकल ठंडे पसीने से भीग जाते हैं और सोचते हैं, अगर हम यह परीक्षा पास कर लें तो वह हमें छोड़ देगा। वह कांपते हुए कहते हैं, मैं जैक खेलता हूं। बेटी कहती है, पिता, लेकिन वह कहते हैं, सब ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंग उनकी रणनीति पर विचार करते हुए सोचता है, रॉयल फ्लश के अलावा वे 7 से रानी तक की एक सीक्वेंस बना सकते हैं। बस 10 और जैक बचे हैं। क्या मुझे जोड़ी के साथ खेल तोड़ना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो वे भी खेलेंगे। कई रणनीतियों पर सोचने के बाद वह कहता है, मैं पास करता हूं। पिता पूछते हैं, क्या तुम सच में नहीं खेलोगे? लिंग कहता है, नहीं। पिता सोचते हैं, यह लिंग मुझे ये कार्ड खेलने पर मजबूर कर रहा है ताकि मेरी सारी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाए। अगर ऐसा है तो मुझे जितनी जल्दी हो सके ये खत्म करना होगा। फिर वह 2 रानियां, 3 छक्के और 3 7 खेलते हैं। नियमों के अनुसार इस कार्ड्स के संयोजन को फ्लाइंग ड्रैगन कहा जाता है। पिता की टांग से सारी जीवन ऊर्जा खत्म हो जाती है। एक फ्लाइंग ड्रैगन उनके बीच प्रकट होता है। ड्रैगन एक ताकत का उपयोग करता है और लिंग के सिर पर हमला करता है। एलिजाबेथ सब कुछ देख रही होती है। पिता डरते हैं और सोचते हैं, मैंने गलत कार्ड संयोजन खेल दिया, मैंने महान नायक का अपमान कर दिया। लेकिन हमारा नायक शांत रहता है और कहता है, बहुत बढ़िया खेला। पिता कहते हैं, अब आपकी बारी श्रीमान लिंग। हमारा नायक जवाब देता है, मैं बस पास करूंगा, आप फिर से झुक सकते हैं। पिता कहते हैं, ठीक है। वह टीम खेलते हैं। उनकी उंगलियां और टांगें पहले ही सुन्न हो चुकी होती हैं। एल्फ बेटी कहती है, मैं पास करूंगी। हमारा नायक कहता है, अब मेरी बारी। वह 10 खेलता है। पिता और बेटी एक दूसरे को देखते हैं और जानते हैं कि वे इस हाथ को हरा नहीं सकते। लिंग 6, 7, 8, 9, 10 जैक और रानी दिखाता है। एक सीक्वेंस, भारी विनाशकारी तरंगें प्रकट होती हैं और दोनों डूबने लगते हैं। पिता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लहरों का सामना करना मुश्किल होता है। जब तक वे दोनों जागते हैं, वे थक चुके होते हैं। एल्फ बेटी कहती है, मैं खेल नहीं सकती। लेकिन हमारा नायक शांत रहता है और कहता है, अब 3 तरह के कार्ड्स और एक जोड़ी बची है। पिता अपनी बेटी से कहते हैं, हम नहीं जीत सकते। लेकिन एल्फ लड़की कहती है, रुको, मैं कर सकती हूं। पिता कहते हैं, यह मत करो, यह तुम्हारी जीवन ऊर्जा को बहुत ज्यादा खत्म कर देगा, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन वह कहती है, मैं छुप नहीं सकती, मैं भी तुम्हारी रक्षा करना चाहती हूं। और वह 3 तरह के कार्ड्स और एक जोड़ी खेलती है। नाइट्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। आसमान में युद्ध शुरू होता है और अंत में सिर्फ उसकी नाइट बचती है। पिता अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? बेटी जवाब देती है, हाँ। लिंग उसकी चाल की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हें अपने साथियों की रक्षा करनी चाहिए, भले ही तुम्हें अपने कार्ड्स कुर्बान करने पड़े। सबसे जरूरी है दृढ़ संकल्प। हमारा नायक सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी कार्ड्स खेलना सीख जाएंगे। पिता अपने कम होते कार्ड्स को देखते हैं और सोचते हैं, दृढ़ संकल्प। उसी समय लिंग कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। पिता और बेटी श्री लिंग से डरते हैं। एलिजाबेथ सोचती है, स्थिति खराब हो रही है, यह आभा डरावनी है। हमारा नायक 2 जोकर खेलता है।
आयाम टूटने लगता है और ऊपर एक खतरनाक जोकर प्रकट होता है। एलिजाबेथ उसे पहचानती है और कहती है, यह 3 सितारा राक्षस है। जोकर राजा उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वह एलिजाबेथ को देखता है और कहता है, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? हाँ, दिल को चाकू में बदलते हुए वह कहता है, सावधान रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। एलिजाबेथ अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है और कहती है, तुम मुझे कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन वह गुस्से में है। इतने समय से वह नायक से सीखी हर चीज को आत्मसात कर रही है और सारा संभव ऊर्जा दे रही है। वह 3 सितारा स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन लिंग ने इतनी आसानी से उसी स्तर के राक्षस को कैसे बुला लिया? वह भ्रमित है। पिता अपनी बेटी से कहते हैं, एल, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास ये शक्ति नहीं है। बेटी जवाब देती है, कोई बात नहीं, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? ये सब मेरी गलती है। मैंने श्री लिंग को नाराज कर दिया। गरीब आदमी खून थूकते हुए कहता है, मेरी जीवन ऊर्जा खत्म हो रही है। लिंग उसे खून थूकते हुए देखता है और पूछता है, शायद उनकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। वह बूढ़े आदमी के हाथ को देखता है जिसमें 3-3 और 4 किंग्स थे और कहता है, वाह, वह बहुत पहले जीत सकते थे। वह बस मुझे खेलने दे रहे थे। सोचता है, मैं समझता था कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ उनके आराम में बाधा डाली। फिर वह कहता है, सब ठीक है। वह सारे कार्ड्स उठा लेता है। आयाम और राक्षस दोनों गायब हो जाते हैं। वह खड़ा होता है और कहता है, परेशानी के लिए माफ करना। पिता और बेटी महान नायक को समझ नहीं पाते, लेकिन वे जीवित देखकर राहत महसूस करते हैं। एलिजाबेथ गुस्से में सोचती है, यह लिंग मजाक कर रहा था। वह उन दोनों के साथ कार्ड्स खेलने का नाटक सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था। अगले दिन सुबह जब वे जाने वाले होते हैं तो लिंग कहता है, अंकल, क्या आप वाकई कुछ और दिन नहीं रुकना चाहते? जो फल मैंने लगाए थे वे लगभग पक गए हैं। अंकल झुककर कहते हैं, हम आपको और परेशान नहीं कर सकते। श्री लिंग पहले ही बहुत दयालु और उदार रहे हैं, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हमारा नायक थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, यह इतनी बड़ी बात नहीं थी। पिता कहते हैं, चिंता मत कीजिए, जब हम यहां से जाएंगे तो किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं बताएंगे। एल्फ लड़की हाथ में उपहार लिए कहती है, श्री लिंग, क्या आप हमें इतना कीमती कुछ देना चाहते हैं? वह जवाब देता है, यह बस थोड़ी सी चाय है, कोई समस्या नहीं। फिर वह बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, यह लो, आपके लिए एक यादगार चीज। पिता देखते हैं कि यह एक कार्ड्स का डेक है। लिंग कहता है, आप इसे रख सकते हैं, मेरे कार्ड्स खेलने की स्किल्स बहुत खराब हैं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। तभी एलिजाबेथ प्रकट होती है और कहती है, अरे। वह उसकी तरफ देखता है और वह बस अपना मुंह खोलती है, जाओ, यहां से निकल जाओ। वे दोनों दौड़ते हैं और लिंग थोड़ा उलझन में रह जाता है। एलिजाबेथ कहती है, अब सब कुछ सामान्य हो गया है, अब समय है कि इस रानी के लिए खाना बनाया जाए। हमारा नायक बस सहमत होता है। पिता और बेटी जितनी तेज दौड़ सकते हैं दौड़ रहे हैं। बेटी अपने पिता से कहती है, रुको, मैं और नहीं चल सकती। लेकिन पिता कहते हैं, हम रुक नहीं सकते। पहले वह कार्ड टेस्ट, फिर राक्षस रानी की धमकी, फिर वह याद करते हैं कि रात में एलिजाबेथ उनके कमरे में आई और उनके सिर काटते हुए कहती है, मैं एलिजाबेथ तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इस जगह को कल सुबह छोड़ दो। तुम इस राक्षस रानी और महान नायक के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दोगे। दोनों जवाब देते हैं, हाँ महारानी। रानी कहती है, अगर तुमने इस रानी के खिलाफ कुछ भी करने की योजना बनाई तो तुम्हारे सिर पर जो शाप है वह तुम्हें तुरंत खत्म कर देगा। पिता फिर अपनी बेटी से कहते हैं, कौन विश्वास करेगा कि सच ये है कि महान नायक लिंग दुनिया के संघर्षों से थक गए थे और अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उस पल बेटी कहती है, रुको, यह जगह थोड़ी परिचित नहीं लगती। वह देखता है, हाँ, क्या हम इतनी दूर भाग आए? पास में एक छोटा कुत्ता सोचता है, उन्हें यहां लाना चाहिए था ताकि वे मास्टर और उस बुरी महिला को परेशान करना बंद कर दें। असल में वे इतनी दूर नहीं भागे थे। छोटा कुत्ता उन्हें पकड़कर रॉकेट की सवारी पर ले आया था। बेटी फिर पूछती है, क्या काले गिल्ड के अपोस्टल्स के? पिता इधर उधर देखता है, यहाँ पास में कुछ उच्च स्तर के राक्षस होने चाहिए, हमें जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा। छोटा कुत्ता किसी चीज को देखता है और सोचता है, ये क्या है? कुछ भी हो, मैं घर लौट रहा हूं उस बुरी महिला से पीटने के लिए। जो लोग छोटे कुत्ते की पिटाई पर दुखी थे अब जानते हैं कि उसे यह काफी अच्छा लगता था। दोनों के सामने एक शैडो की सेना प्रकट होती है। एक राक्षस हंसी छोड़ता है और बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। गुओ, पिता कहता है, मैं उसे पहचानता हूं,
वह महान अपोस्टल है और 1-2 सितारा आध्यात्मिक राक्षस है। इसके अलावा यहाँ कई 3 और 4 सितारा आध्यात्मिक राक्षस है, जबकि पिता और बेटी बस 1 सितारा के महान जादूगर हैं। वह उसके हाथ को पकड़कर कहती है, पापा, ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, मुझे छोड़ दो, तुम बच सकते हो। लेकिन पिता अब प्रेरित होता है। वह कहता है, मुझे पता है कि हमारी ताकत का अंतर वाकई बहुत है, लेकिन जब मैंने इन अपोस्टल्स को देखा तो ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पिता को हीरोज का आयरन हार्ट कहा जाता था। वह कार्ड्स की दिशा में इशारा करता है। बेटी, राक्षस डर गए हैं। पिता कहता है, जब से तुम्हारी माँ एल्फन कबीले में लौटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी देखभाल की है और सतर्क रहे हैं। लेकिन मैंने भागना समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम इसे हल कर पाए तो मैं तुम्हें कबीले वापस ले जाऊंगा और तुम्हारी माँ के पास जाऊंगा। वह एक क्वाड इन्वोकेशन सक्रिय करता है। 4 कार्ड एरो के देवता का वंशज और एक एल्फ प्रकट होता है। वह सचमुच उसकी माँ है। माँ एक विशाल धनुष और बाण पकड़ती है और उसे जीवों की ओर भेजती है। जैसे ही बाण उनसे टकराता है, वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। महान अपोस्टल बाण को रोकने की कोशिश करता है और ऐसा लग रहा है कि वह इसे आसानी से रोक पा रहा है, लेकिन बाण उसके हाथ में शक्ति प्राप्त करता रहता है। कुछ प्रतिरोध के बाद उसका सिर फट जाता है। पिता कार्ड्स को समेटता है। एल्फ गायब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। बेटी दौड़ती हुई कहती है, पापा, पापा। पिता उसे कहते हैं, लगता है तुम्हारे पिता को अब प्रोफेशन बदलना होगा। इस महाद्वीप पर अब एक नया पेशा पैदा हो चुका है, कार्ड्स के मास्टर। 1 हफ्ते बाद नायक के छोटे घर में सब कुछ शांत होता है। वह सोचता है, यह जादुई दुनिया कितनी अद्भुत है। मेरा हाइब्रिड फल बनाने का प्रयास बहुत सफल रहा, लेकिन बिना किसी के इसे साझा करने के हमेशा लगता है कुछ कमी है। नाइट्स, राक्षस रानी, योद्धा, एल्फ्स। मैंने पहले सोचा था कि मैं शांतिपूर्ण किसान जीवन से संतुष्ट हूं, लेकिन बाहरी दुनिया से संपर्क करने के बाद मेरा दिल अब शांत नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि दूसरी तरफ क्या है। लोग हमेशा ऐसे होते हैं, लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूं, छोड़ो। तभी राक्षस रानी अचानक सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम थोड़े उदास लग रहे हो, क्या सोच रहे हो? वह जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लगता है मैं बाहर जाना चाहता हूं, कुछ देखना चाहता हूं, लेकिन छोड़ो, मैं बहुत कमजोर हूं। वह उत्साहित होकर कहती है, आखिरकार तुम इस जगह को छोड़ने में रुचि दिखा रहे हो तो मेरे साथ यात्रा पर चलो। लेकिन अंदर वह सोचती है, मैं समझती हूं कि बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए तुलना नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा रवैया अब बहुत अभिमानी हो चुका है। हमारा नायक यात्रा के निमंत्रण को सुनकर चौंक जाता है। क्या सच में? वह सोचता है, अगर मैं बाहर हूं और राक्षस रानी की सुरक्षा में हूं तो यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। वह कहती है, बकवास मत करो, जल्दी से कपड़े बदलो। दोनों एडवेंचर कपड़े पहन लेते हैं। रानी कहती है, वाह, मुझे यह मानना पड़ेगा कि न केवल तुम्हारी खाना बनाने की कला। वह जवाब देता है, बिल्कुल, ये मेरी विशेषताएं हैं। इस बीच छोटा कुत्ता भौंकते हुए अपनी पूंछ हिलाता है। रानी अपनी उंगली चटकाती है, टेलीपोर्टेशन बनाती है और कहती है, चलो, हम निकटतम शहर पहुंचेंगे। लिंग प्रभावित होकर सोचता है, वाह, क्या सुविधाजनक क्षमता है। दोनों पोर्टल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह कहते हैं, रुको एलिजाबेथ, मेरे पास कुछ सवाल है। पहले हम जाने के बाद तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, है ना? दूसरा, क्या तुम अपनी भावनाओं को काबू में रखोगी? तीसरा, क्या तुम चुप रह सकोगी? हालांकि उसकी व्याख्या हमेशा अलग रही है। पहले, मेरी अनुमति के बिना मत जाना। दूसरा, तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा। तीसरा, जादू का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम मेरी साहसिक यात्रा का मजा खराब कर दोगी। वह बस हाँ कहती है, समझ गई। लीपिंग कहता है, आखिरकार बाहर की दुनिया देखने के बाद क्या तुम मेरे साथ वापस आओगी? उसके मन में डर है कि अगर वह उसके साथ बाहर गया और वह वापस नहीं आई तो बिना बैरियर के वह हमले का शिकार हो जाएगा। वह सिर्फ इस विचार से सहमत होती है, उस बुरी हीरो को हराने से पहले बाहरी दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं थी। ली पिंग कहता है, सच में तुम वापस आओगी? वह कहती है, हाँ, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। ली पिंग पूछता है, क्या शर्त है? रानी कहती है, जब हम वापस लौटेंगे तो मुझे एक सुपर लग्जरी फल पुडिंग बनवाना होगा। ली पिंग थोड़ा उलझा हुआ होता है। पुडिंग? वह कहती है, हाँ, कोई समस्या? वह कहता है, नहीं, और वे दोनों निकल पड़ते हैं और नायक का छोटा कुत्ता वहीं रह जाता है। वे पोर्टल में प्रवेश करते हैं और बोल्स्टर शहर में प्रकट होते हैं। कई नाइट्स की प्रजातियां यहां हैं। हमारा नायक प्रभावित होकर कहता है, वाह, यह जगह अद्भुत है। लगता है जैसे मैं एक और दुनिया में आ गया हूं। देखो, वहां एलिजाबेथ, वहां एक उपकरण की दुकान भी है, और वाह,
देखो, वे सामग्री बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह सिर्फ पोर्क है। वह खुशी खुशी सभी स्टॉल्स की ओर बढ़ने लगता है। हालांकि एलिजाबेथ सोच रही है, यहाँ 500 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है कि बदलाव ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। हमारा नायक चारों ओर देखता है और सोचता है, हाँ, यह बिल्कुल भी अराजक नहीं लगता। जैसा कि बुजुर्ग ने बताया था, वह गर्व महसूस करती है। यह इस कारण से है कि मैंने यहाँ बहुत मजबूत नींव स्थापित की थी। मेरे शासन के दौरान मूल दुनिया में विभिन्न शक्तियां संघर्ष कर रही थीं और स्थिति अराजक थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी शक्ति से सभी को दबा दिया और नियमों का एक सेट स्थापित किया जिससे सभी को समान रूप से व्यवहार किया गया। तो वास्तव में मैंने दुनिया को बचाया, ना कि वह तथाकथित दिग्गज हीरो। इसके बाद वह अपनी तरफ देखती है और उस तथाकथित दिग्गज हीरो को देखती है। वह एक छोटी लड़की को टेडी बियर बेचते हुए देख रहा है। वाह, सिलाई का विवरण कितना महीन है, ये बहुत अच्छे से बने हैं। क्या तुमने यह बनाया है, छोटी बहन? लड़की कहती है, हाँ, मैंने बनाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कम कीमत पर दे सकती हूं। लेकिन तभी एक गंवार आदमी आता है, लात मारते हुए और चिल्लाते हुए, तुम्हें यहां दुकान खोलने की अनुमति किसने दी? गंदी लड़की, तुम्हारी चर्च को मेरी गैंग से सुरक्षा पैसे चुकाने हैं और तुमने मेरी सड़क पर दुकान खोलने की हिम्मत कैसे की? गरीब लड़की के भाई डर के मारे कांप रहे होते हैं और वह लड़की को गर्दन से पकड़ता है, लेकिन वह कहती है, तुमने हमें कभी सुरक्षा नहीं दी, तो हमें तुम्हें पैसे क्यों देने चाहिए? गंवार आदमी कहता है, पिछले महीने से यह सड़क अब बीस्ट गैंग के इलाके में है। अगर तुम इस जगह पर रहना चाहती हो तो तुम्हें हर महीने कर चुकाना होगा। लड़की कहती है, यह सच नहीं है, यह चर्च नन का है। जब वह वापस आएगी तो तुम्हें मुश्किल होगी। गंवार आदमी कहता है, तो लगता है तुम अब भी गलत जानकारी रखती हो, हाँ, या तुम जानबूझकर समझना नहीं चाहती। वह कहता है, आज मैं इस जगह से सभी अनाथों को बाहर निकाल दूंगा और इस टूटी फूटी चर्च को नष्ट कर दूंगा। हमारा नायक उसे रोकने के लिए कहता है और वह आदमी पूछता है, अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो क्या करोगे? एलिजाबेथ दूर से देखती है और सोचती है, हे भगवान, तुम इन मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? इन लोगों को अकेला छोड़ दो। लेकिन हमारा हीरो हाथ से इशारा करता है और उसकी मदद मांगता है। वह सिर झुकाकर कहती है, नहीं, मैं उस स्तर तक नहीं गिरने वाली। गुस्साए हुए आदमी कहता है, मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारा इरादा क्या है? हमारा नायक पूरी तरह से उलझन में होता है। तब उसे विचार आता है और वह चिल्लाता है, यह सुअर यहाँ एक छोटी लड़की को परेशान कर रहा है, आओ इसे निंदा करो। लेकिन शहर के लोग कुछ नहीं सुनते और न ही देखते हैं। सुअर हंसते हुए कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई मेरे खिलाफ जाएगा? दोस्त, यह बीस्ट स्ट्रीट है। तुम्हारी कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम दक्षिण से आए विदेशी हो। वह महिला जो तुम्हारे पास खड़ी है, वह कुछ बुरी नहीं है। हमारा नायक उसे शांत करने को कहता है, रुको, बात करते हैं। मेरे पास कुछ स्थानीय मसाले हैं, मैं तुम्हारे साथ बांट सकता हूं। लेकिन सुअर कहता है, अब बस करो। एक आदमी को पीटने का आदेश देता है और उस महिला को गैंग में ले जाने का भी। लेकिन यह वह सबसे बड़ी गलती थी जो वह कर सकता था। एलिजाबेथ कहती है, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे पकड़ने के काबिल हो? तुमने बाघ की पूंछ पर पांव रखा है। आसमान धीरे धीरे काला होने लगता है और सुअर उलझन में पड़ जाता है। आसमान क्यों बदलने लगा? क्या हो रहा है? लीपिंग कहता है, रुको, ऐसा मत करो। वह हाथ हिलाते हुए कहता है, कृपया शांत हो जाओ, ज्यादा नहीं, बस इन्हें थोड़ा डराओ। लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, वे सामान्य लोग हैं, तुम्हें पता है। एलिजाबेथ कहती है, मैं उसे तुम्हारी वजह से छोड़ दूंगी। सभी की जादुई शक्तियां देखकर आप देख सकते हैं कि एलिजाबेथ बहुत बड़ी है और चश्मे वाली छोटी लड़की देख सकती है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सुअर डर जाता है। वह औरों की ओर घूरते हुए कहता है, तुम दोनों, क्या तुम चर्च और इन अनाथों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? हमारा नायक बस चीजों को ठीक करना चाहता है। कैसा रहे, मुझे बताओ। सुरक्षा पैसे कितने हैं? एलिजाबेथ फिर गुस्से में कहती है, 10 सोने की मुद्राएं, और तुम यह सारा हंगामा मचा रहे हो। तुम सच में मूर्ख हो। हमारा नायक उसके पास जाता है और पूछता है, तुम्हारे पास बहुत सारे सोने की मुद्राएं होंगी, है ना? वह जवाब देती है, चुप रहो, मेरे पास इतनी सारी दौलत है कि मैं गिन भी नहीं सकती। लीपिंग कहता है, क्या तुम मुझे कुछ उधार दे सकती हो? मैं बाद में घर जाकर कुछ सब्जियां बेचकर तुम्हें वापस दे दूंगा। गुस्से में एलिजाबेथ पूछती है, क्या तुम मेरी खाना पीना की चीजों को इन बेकार चीजों के बदले में बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। इसके अलावा जब मैं तुमसे मिली थी तब मेरे पास कोई पैसे नहीं थे।
सुअर बहादुरी से कहता है, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ली पिंग कहता है, हमारे पास सच में कोई सोने की मुद्राएं नहीं है। मैं अपने बैग में कुछ स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करके इसका भुगतान करूंगा। गुस्से में सुअर मना करता है, क्या मजाक कर रहे हो, बस करो अब। लेकिन अचानक कोई उसका चेहरा पर सोने की मुद्राएं फेंकता है। सुअर पूछता है, यह बकवास किसने फेंकी? लेकिन जब वह देखता है तो बहुत सारी सोने की मुद्राएं हैं। फिर एक नाइट आता है। यह आदमी सच में एक नाइट के नाम के लायक है। वह सुअर को देखता है और कहता है, मेरे दोस्तों को तंग करना बंद करो और यहां से चले जाओ। तुमने अपनी रकम पाली है। सुअर कहता है, तो अब यह नाइट और शाइनिंग आर्मर आ गया है। हाँ ठीक है, इस बार मैं इसे छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन अगले महीने तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। फिर छोटी लड़की वहां सभी का धन्यवाद करती है। मैं कुछ फल लाया हूं, तुम इन्हें ले सकती हो अगर तुम चाहो तो। नाइट अचानक कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनो। एलिजाबेथ को देखते हुए एलिजाबेथ अपने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, चलो चलते हैं। हमारा हीरो उसे बताता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उसने हमारी मदद की है, कम से कम हमें यह देखना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। लड़की फिर बाकी अनाथों को अलविदा कहती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। वे बार में प्रवेश करने वाले होते हैं। मुझे नहीं पता कि वह अपने घोड़े के शरीर के साथ कुर्सियों पर कैसे बैठेगा। नाइट उन्हें कहता है, किसी को भी ध्यान नहीं देना चाहिए। एलिजाबेथ गुस्से में कहती है, यह तुम्हारी गलती है ली पिंग। तुमने मुझे इस भयानक जगह पर लाने का जोर दिया और मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं। हमारा नायक उसे नजरअंदाज करता है। नाइट फिर कहता है, हम पहुंच गए हैं। जब वह दरवाजा खोलता है तो कई लड़कियां उससे चिपक जाती हैं। हमारा नायक कन्फ्यूज हो जाता है जब वह सुनता है कि वे उसकी पत्नियां हैं। वह फिर चाय तैयार करते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें इनसे मिलवाता हूं। पहला है गेट और उसका पेशा है शील्ड वॉरियर। यह जो यहां है वह है एलिसन और यह है मेजग्ली। ये आदमी सच में एक परफेक्ट ग्रुप बनाने के लिए ढेर सारी पत्नियां इकट्ठा कर चुका है जो डंगन में जाने के लिए उपयुक्त है। वह आदमी वास्तव में फैंटेसी दुनिया में उत्पादकता के मामले में एक लॉन मस्क जैसा है। आखिरकार वहां है गालिया, वह एक अद्भुत एल्वन आर्चर है। ली पिंग पूछता है, तो वह एल्वन जाति से है? एलिजाबेथ जल्दी से कहती है, बस करो, बहुत हो चुका, ये समय की बर्बादी है, क्या बात करनी थी, हमें जल्दी जाना होगा। घोड़े वाले एक पत्नियां कहती है, मालिक यह महिला कौन है? उसकी आदत बहुत चिढ़ाने वाली है। एलिजाबेथ उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा एक रानी को करना चाहिए, तुम्हें इससे कोई समस्या है? एलिसन कहता है, एलिजाबेथ बहुत मजेदार है। खुद को रानी कह रही है? मालिक इस लड़की का दिमाग काम कर रहा है या नहीं? देखो उसकी कान की शक्ल, शायद उसमें थोड़ा सा एल्वन खून है। वह मेरे सामने क्या कर रही है? वह कहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस महिला को शांत रहने की सलाह देता हूं। एलिजाबेथ कहती है, अगर तुम सच में इस जगह को नष्ट करना चाहते हो तो मुझे मत दोष देना। छोटी लड़की दौड़ते हुए कहती है, शांत हो जाओ, बस पुडिंग खा लो। फ्यू, मैं खुश हूं कि मैंने कुछ बनाया। वह बताता है, हम एक दूर जगह से आए हैं, एक बिना नाम के कबीले से यहां यात्रा करने के लिए। वह इस जगह की राजकुमारी है, उसका नाम है एलिजाबेथ और मैं उसका सेवक ली पिंग। पत्नी फिर आलोचना करती है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अजीब हो। जाहिर है तुम उस जगह की राजकुमारी हो जो कभी दुनिया नहीं देखी। तुम्हारा नाम एलिजाबेथ है, तुम उस भयानक जगह से हो जो उस राक्षसी रानी की पूजा करती है। हमारा नायक उन्हें रुकने के लिए कहता है, चलिए आराम से रहिए, वह अभी सांस्कृतिक अंतर को समायोजित कर रही है। नाइट फिर कहता है, ठीक है, अब हम व्यापार की बात करें। मैं तुम्हें तीनों को एक खजाने की खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। लेकिन वह सोच रहा है कि वह जो दैत्यात्मिक आभा उसने सड़क पर छोड़ी वह एक अलग थलग कबीले की रानी से नहीं होनी चाहिए। क्या यह हो सकता है? ली पिंग जिज्ञासु होता है। एक खजाने वाली डंगन। फिर वह पास खड़ी लड़की से पूछता है, क्या तुम जानती हो यह क्या है? वह समझाती है, खजाने वाली डंगन प्राचीन जादुई शक्तियों द्वारा बनाई गई आयामिक जगहें हैं जिनमें आमतौर पर बहुत सारी कीमती चीजें होती हैं। ली पिंग कहता है, समझ गया, और केएन कहता है, सही कहा, और मैंने इस जगह की जानकारी हासिल करने में बहुत पैसा और प्रयास लगाया है। हालांकि शर्त यह है कि हमें इस बाधा को खोलने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। हमारा नायक फिर कहता है, समझ गया, तुम्हें बस लोगों की संख्या पूरी करने के लिए चाहिए। तुम्हारी अनाथ लड़की गिनती शुरू करती है, 1 2 6 8।
रुकिए, क्या कोई तरीका है कि मुझे न जाना पड़े? लीपिंग इसे अजीब पाता है और कहता है, अरे यह जगह कीमती चीजों से भरी हुई है, तुम्हें खुश होना चाहिए कि जा सको। लेकिन लड़की जवाब देती है, तुम नहीं समझते, इन जगहों को ये बहुत खतरनाक होती हैं और मैं केवल लेवल 4 की जादूगर हूँ। अगर वहां गई तो मर जाऊंगी। हमारा नायक कहता है, समझ गया, मुझे इस खतरे के बारे में सच में नहीं पता था। नाइट उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है, चिंता मत करो, हमें बस संख्या पूरी करने के लिए लोग चाहिए और अंत में तुम्हें खजाना हमारे से कम नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम कम से कम कुछ हजार सोने की मुद्राएं पाओगे। पत्नी में से एक कहती है, मालिक ने अकेले कई डार्क अपोस्टल्स को बाहर निकाला है, वह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अनाथ लड़का कहता है, कुछ हजार मुद्राएं, सच में इससे चर्च की सारी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारा नायक एलिजाबेथ की ओर देखता है और पूछता है, हम उनकी मदद करते हैं, यह सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए है। एलिजाबेथ चिढ़कर कहती है, वह जो फैसला कर रहा है वही ठीक है, बस मुझे मेरे पुडिंग का आनंद लेने दो। फिर केन उस पत्नी को देखता है जिसके हाथ में एक क्रिस्टल बॉल है। हमारा नायक पूछता है, यह क्रिस्टल बॉल क्या है? नाइट समझाता है, तुम बस अपना हाथ इसके ऊपर रखो और यह तुम्हारी जादुई शक्ति को मापेगा। अनाथ लड़की इसे तुरंत पहचान लेती है, जबकि क्रिस्टल 8769 दिखाता है। यह एक दैत्यात्मिक आत्मा के स्तर का है। नाइट कहता है, तो मेरी जादू स्तर पहले से 4 सितारे हैं, मेरी पत्नियां भी महान जादूगर हैं, 4 या 5 सितारे। क्योंकि हम एक टीम बना रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को बेहतर समझना चाहिए। फिर अनाथ लड़की अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखती है और यह 300 दिखाता है। पत्नी में से एक कहती है, 300। लड़की माफी मांगते हुए कहती है, मेरा स्तर अब नहीं बढ़ रहा है। हमारा नायक कहता है, मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। वह सोचता है, खैर मैंने सभी इन सालों में कभी जादू नहीं सीखा, लेकिन मैं वह कहा जाने वाला दैवीय नायक हूं, मेरी क्षमता इतनी कम नहीं हो सकती। वह हाथ क्रिस्टल पर रखता है, ध्यान केंद्रित करता है और यह 0 दिखाता है। नाइट भी हैरान होता है, 0, यह तो एक शुद्ध मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी नहीं होना चाहिए था। हमारा नायक अपने आप को थप्पड़ मारता है, क्या उम्मीद कर रहा था? मैंने तो बस खेती की है, जाहिर है मेरे पास कोई जादू नहीं होगा। वह बैठकर कहता है, अब तो सब खत्म, इस जीवन में कोई जादू नहीं। एलिसन महिला कहती है, तो तुम क्या करने जा रहे हो? लगता है तुम बेकार हो। लीपिंग जवाब देता है, मैं खेती में काफी अच्छा हूं, वैसे भी ये फल जो मैंने हाल ही में उगाए हैं, तुम इन्हें ट्राई कर सकती हो। लड़की कहती है, हे भगवान, ये क्या बंकिन है, तुम यह कचरा अपने पास रखो, तुम सच में बस एक सेवक हो। नाइट कहता है, प्रिंसेस एलिजाबेथ, अच्छा होगा अगर तुम भी कोशिश करो। लीपिंग कहता है, एलिजाबेथ, अभी बस उनके साथ सहयोग करो। वह सोचती है, यह कितना परेशान करने वाला है। यह हैरानी चाहती है कि मैं इन अज्ञानी मॉर्टल्स के साथ खेल में भाग लूं। वह अपने जादू का उपयोग करते हुए क्रिस्टल बॉल को छूती है और एक रोशनी एमिनेट्स करती है, जिससे किसी के लिए भी देखना मुश्किल हो जाता है। लीपिंग डरता है कि अगर एलिजाबेथ की दैत्य रानी की पहचान सामने आई तो यह बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। एलिजाबेथ कहती है, मुझे पता है, और चूंकि हम शायद ही बाहर जाते हैं तो मैं इस खेल में शामिल हो जाऊंगी। वह अपनी शक्ति कम करती है और ठीक 8768 डालती है। अनाथ लड़की कहती है, वाह, यह नाइट की शक्ति से बिल्कुल मेल खाती है, वह भी दैत्यात्मिक आत्मा के स्तर पर है। पत्नी सोचती हैं, यह असंभव है, यह महिला स्तर पर कैसे हो सकती है? तुम सच में एक राज्य की प्रिंसेस थीं। तुम्हारे हमारे समूह में शामिल होने से खजाने को पाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लीपिंग सोचता है, शुक्र है। नाइट कहता है, वाह, अद्भुत, तुम सच में एक राज्य की प्रिंसेस थीं। तुम्हारे हमारे समूह में शामिल होने से खजाने को पाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अनाथ लड़की पूछती है, हम इस जगह तक कैसे पहुंचेंगे? वह एक पत्नी की ओर देखती है और वह कुछ उपयोग करती है, जिससे वह एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल सक्रिय करती है और सभी के ऊपर एक पोर्टल खोलती है। अगले ही क्षण सभी लोग दंदन में पहुंच जाते हैं। लीपिंग खुश होकर कहता है, वाह, इससे तो मुझे थोड़ी चक्कर आ गई। अनाथ लड़की उस जगह में कुछ अजीब आभा महसूस करती है।
एलिजाबेथ दूसरी ओर अभी अभी आई है लेकिन ऊबती हुई लग रही है। नाइट फिर कहता है, आओ समय बर्बाद मत करो, सीधे खजाने वाले कमरे में चलते हैं। एलिजाबेथ अचानक कहती है, तुम जानते हो क्या, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो घर चलते हैं। एक पत्नी इससे नाराज हो जाती है और कहती है, तुम अजीब औरत हो, तुम इतनी दूर आई और अब आखिरी मिनट में अपना मन बदल लिया। तुम्हें पता है कि एक जादुई टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल कितना महंगा होता है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो बेहतर है कि तुम छोड़ दो। एलिजाबेथ उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम मुझे रोकोगी? हमारा नायक आगे बढ़ता है और सबको शांत करने की कोशिश करता है। सब लोग इम्पल्सिव मत बनो, हम यहाँ आए हैं। एलिजाबेथ कृपया चलो, बस एक बार देख लो। अनाथ लड़की चश्मे के साथ कहती है, एलिजाबेथ क्या तुमने ध्यान दिया, इस गुफा में तुम्हारी तरह की जादुई शक्ति है। हमारा नायक हैरान होता है। रुको एलिजाबेथ, जैसी शक्ति, इसका मतलब क्या है? नाइट अपनी आकर्षण का उपयोग करके रानी को मनाने की कोशिश करता है। कृपया मुझ पर भरोसा करो, चाहे जो भी खतरा हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृपया मेरे साथ आओ प्रिंसेस एलिजाबेथ। लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। पोर्टल से गुजरने के बाद नंबर 788 दिखता है और वह बंद हो जाता है। ली पिंग पूछता है, क्या हम वापस उस जगह पर नहीं जा सकते जहां से आए थे? एलिजाबेथ उसे बताती है, बकवास बंद करो, यह एक विशेष जादुई स्थान है। जब तक तुम उस व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं हो जिसने यह बाधा बनाई है, यहां से बाहर जाना असंभव है। तो जब तक तुम इस जगह का उद्देश्य नहीं ढूंढ लेते और सभी शर्तें पूरी नहीं कर लेते, कोई भी यहां से बाहर नहीं जा सकता। जब तक हम एक मास्टर के साथ हैं, हम ये सब हल कर लेंगे। लेकिन जाहिर है उनमें से कोई भी एलिजाबेथ को ज्यादा पसंद नहीं करता। अनाथ लड़की पूछती है, हम यहां से क्या हासिल करने वाले हैं? उसे बताया जाता है, चिंता मत करो, यह खजाने और सोने की मुद्राएं हैं, तुम भी पीछे नहीं रहोगी। देखकर कि वहां कई रास्ते हैं, यह तय नहीं कर पाता कि कौन सा रास्ता लेना है, लेकिन वह सोचता है, एलिजाबेथ यहां हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम आगे बढ़ते हैं। असैसिन पत्नी कहती है, मास्टर क्या हमें बंट जाना चाहिए? वह जवाब देता है, फिलहाल बेहतर है कि हम एक साथ रहें। फिर वह ली को एक क्षमता का उपयोग करने के लिए कहता है। वह सहमति देती है और हाथ उठाती है, जिससे एक रोशनी फैलने लगती है जो पूरे डंगन में फैलने लगती है। वह सोचती है, जल्दी से सबसे अच्छा रास्ता ढूंढना सीख जाऊंगी। लेकिन एलिजाबेथ इसे मूर्खता मानती है और शक्ति फैलाने जारी रखती है जब तक वह थककर गिर न जाए। नाइट फिर पूछता है, इस भूल भुलैया की संरचना क्या है? वह जवाब देती है, मास्टर यह भूल भुलैया तो खत्म होने वाली नहीं लगती। मैंने अपनी जादू को अधिकतम तक बढ़ा लिया है, फिर भी कोई किनारा नहीं मिला, कोई अंत नहीं। मुझे नहीं पता कि यह कहां खत्म होता है। सभी सोचते हैं कि यह असंभव है। उसकी जादू विस्तार 3 किलोमीटर तक है। एलिफ कहता है, क्या अगर मैं आध्यात्मिक भविष्यवाणी का उपयोग करूं? यह ज्यादा प्रभावी नहीं है क्योंकि इसका सटीकता 34% है। असैसिन बीच में कहता है, मैं सुझाव देती हूं कि हम अलग अलग बंट जाएं और समूहों में काम करें। मैं अपनी क्लोन तकनीक का उपयोग करके सभी की मदद कर सकती हूं। लीपिंग पूछता है, एलिजाबेथ क्या तुम्हें यहां से बाहर जाने का तरीका पता है? वह जवाब देती है, बिल्कुल, यह भूल भुलैया केवल एक भ्रम है, लेकिन ये मूर्ख कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लीपिंग कहता है, तो फिर अगर तुम उन्हें मदद करोगी तो हमें उस आदमी का एहसान जल्दी से चुकाना होगा। एलिजाबेथ कहती है, मैंने अपना मन बदल लिया है, अब मैं मदद नहीं करना चाहती, बस देखना चाहती हूं कि ये सब कैसे मरते हैं। अचानक चश्मे वाली अनाथ लड़की अपनी उंगली उठाकर कहती है, अगर हम तीसरी गुफा से गुजरते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। एलिजाबेथ उसे अजीब तरीके से देखती है। हमारा नायक पूछता है, तुम कैसे जानती हो? लड़की जवाब देती है, यह बस एक अनुमान था, मुझे ऐसा लगा कि वहां से कुछ विशेष जादू आ रहा है। मैज पत्नी गुस्से में कहती है, बकवास करना बंद करो, मैंने वहां से कोई जादू महसूस नहीं किया। एक कमजोर लड़की को ऐसे बेकार के अनुमान नहीं लगाने चाहिए। मिठी लड़की माफी मांगती है। पत्नी फिर कहती है, हालांकि मैंने सब कुछ नहीं देखा है, मुझे यकीन है कि आखिरी रास्ता वह है जिसमें सबसे कम राक्षस है। चलो वहां चलते हैं। नाइट पूछता है, तुम सब क्या सोचते हो? असैसिन कहती है, मुझे लगता है कि हमें छोटे समूहों में बंटना चाहिए। दूसरी पत्नी कहती है, मैं चाहती हूं कि हम ग्ली की बात सुने। दूसरी पत्नी कहती है, मैं चाहती हूं कि हम ग्ली की बात सुने, चाहे हम गलत जगह पर जाएं, कम से कम हम साथ रहेंगे। मशीन फिर नाइट से कहती है, कृपया मास्टर मुझ पर विश्वास करो। नाइट फिर कहता है, हम साथ रहेंगे और आखिरी गुफा तक जाएंगे।
इस पर अनाथ लड़की कहती है, तुम कहीं भी जा सकते हो लेकिन आखिरी गुफा नहीं। वह फिर अपनी खरगोश पपेट को बुलाती है और उसे उस दिशा में भेज देती है। जैसे ही वह गुफा के मुहाने तक पहुंचती है, वह अपने दांतों से उसे बंद कर देती है और पपेट को कुचल देती है। हमारे नायक को जिज्ञासा होती है, यह क्या था? एलिजाबेथ कहती है, यह सिर्फ एक परजीवी जानवर है। हम इसे आम तौर पर बड़े राक्षसों के अंदर पाते हैं। असैसिन मैज की ओर घूरते हुए पूछता है, तुमने नहीं कहा था कि वहां कम राक्षस होंगे? नाइट के समूह के लोग सभी उलझन में हैं और खोए हुए हैं। एलिजाबेथ फिर कहती है, उन्हें अकेला दुख सहने दो। लीपिंग कहता है, अगर तुम रास्ता दिखा सको तो बेहतर होगा। फिर वह बस चलने लगती है। चश्मे वाली लड़की कहती है, मुझे नहीं पता कि यह सच में सही रास्ता है या नहीं। असैसिन नाइट की ओर देखती है और कहती है, मास्टर, क्या मुझे एक क्लोन बनाकर उनके पीछे जाना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए? नाइट जवाब देता है, उस हत्यारे की कीड़े की डरावनी शक्ति उसने अभी देखी है। वह बिना यकीन के शांति से ऐसा फैसला नहीं कर सकती। लगता है एलिजाबेथ का पृष्ठभूमि उतना सरल नहीं है जितना लगता है। हम उन्हें फॉलो करेंगे। इसके बाद सभी एक ही गुफा में प्रवेश करते हैं और अंदर एक लिज़ार्ड दिखाई देती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चतुर कोर्स कई जीवों को मार रहा है। वह पत्नियों से पूछता है, क्या तुम लोग संभाल पा रही हो? लेकिन बेचारी महिलाएं मुश्किल में हैं। हमारे बच्चा भारी वाले के पीछे छिपा हुआ है। वहां वह पूछता है, क्या एलिजाबेथ सुरक्षित है? वह कहती है, तुम्हारा अभिनय बेकार है। छोटा सा जादुई सा चीज कहता है, यह सब तुम्हारी गलती है। देखो, तुम हमें जिस रास्ते पर ले गए वह राक्षसों से भरा हुआ है। एलिजाबेथ जो स्वादिष्टता का पोषण पी चुकी है और अब हर अध्याय के साथ मोटी हो रही है, कहती है, जितनी ज्यादा जादू एक जगह पर होती है उतने ज्यादा जीव होते हैं। ये बेसिक है, क्या तुम नहीं जानते? छोटा जादुई चीज कहता है, मैं जानती थी, बस गुस्से में हूं क्योंकि एलिजाबेथ बस खड़ी है और कुछ नहीं कर रही है। एलिजाबेथ कहती है, मैं यहाँ खड़ी हूं क्योंकि छोटे जादुई चीज ने कहा था कि वह सब संभाल लेगी। नाइट घोड़ा कहता है, ग्ली, शांत हो जाओ। वह एलिजाबेथ को देखता है और कहता है, तुमसे मिलकर गर्व महसूस हो रहा है। अब मैज और भी गुस्से में है। यह शापित एक मुझे शर्मिंदा कर रहा है और मेरे मास्टर को बहका रहा है। तब आर्चर पूछता है, मास्टर, हम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करते? लड़ाई बहुत लंबी थी। लेकिन एलिजाबेथ कहती है, यहां कोई नहीं आराम करेगा। इस रानी के पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। असैसिन पत्नी कहती है, अगर तुम इतनी अच्छी हो तो अकेले क्यों नहीं चलती? फिर जाहिर है सभी लोग उस पर सहमत होते हैं। घोड़ा कहता है, मिस एलिजाबेथ, कृपया मेरी बात सुनो। अगर हम सब साथ रहें और आराम करें तो यहां पर कम से कम कुछ एल्वन पोशन पीकर अपनी स्टेट्स को सुधार सकते हैं। लीपिंग जिज्ञासु होकर पूछता है, एल्वन पोशन? एलिजाबेथ वह जवाब देता है, मैंने कभी नहीं पिया, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूं। तुम्हें पता है, मैं नहीं जानता कि इसका स्वाद कैसा होगा। शायद इससे मुझे कुछ अलग बनाने की प्रेरणा मिलेगी। एलिजाबेथ सोचती है, यह लड़का इतना अच्छा खाने का आदी हो गया है कि अब बस बकवास खाना चाहता है। पर ठीक है, आग के पास छोटे जादुई चीज का कहना है, वाह, यह एल्वन पोशन बहुत अच्छा है। उसके पास खड़ी महिला कहती है, यह सच में अच्छा है, लेकिन मुझे यह ज्यादा चिंता है कि खजाना मिलने में कितना समय लगेगा। गिलिया जो एल्वन पत्नी है कहती है, यह मेरी खास पोशन है। एल के पास जा रहे हैं, तुम इसे पीकर अपनी किसी भी स्टेट को बढ़ा सकते हो। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी क्या? नाया एट उसे कहता है, गिलिया, उसे इतनी बुरी तरह से मत बोलो। वह माफी मांगती है और छोटी पोशन फेंक देती है। रानी इसे बिना ज्यादा ध्यान दिए ले लेती है और हमारे नायक के हाथ में फेंक देती है। वह पूछता है, एलिजाबेथ, क्या तुम इसे नहीं लेना चाहोगी? तो फिर मैं इसे पी लूंगा। वह पहले ही इसे पी चुका होता है। हालांकि हमारे बच्चा तुरंत उल्टी कर देता है। यह घास का स्वाद बहुत जोर से है, तुम इसे पी नहीं सकते। क्या तुम इसे खुद नहीं चाहती? एनी कहती है, माफ करना लीपिंग, मैंने ज्यादा जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से उसे यह पसंद नहीं आता और कहती है, तुम जैसे मूर्खों को ऐसी अच्छी पोषण देना एक बेकार काम था। एलिजाबेथ फिर इसे जमीन पर फेंक देती है और कहती है, ठीक है, तो मैं इसे अब तुम पर खर्च करती हूं। फिना गुस्से में चिल्लाती है, रुको, तुमने मेरी पोषण के साथ क्या किया? एलिजाबेथ बहुत शांत होकर घूरती है और कहती है, तुम क्या समझती हो मैंने क्या किया? लीपिंग बैग में जाता है और कहता है, शांत हो जाओ, कोई लड़ाई नहीं, मेरे पास सबके लिए कुछ है, मुझे ढूंढने दो। फिर वह केले दिखाता है और कहता है, मैं तब से इनको तुम सबके साथ बांटने की सोच रहा था।
आखिरकार मुझे यह मौका मिला, ये लो। नाइट को दे दिया। सभी लोग इसे लेकर थैंक यू कहते हैं और वह एनी को एक सेब देते हैं। एनी इसे पाकर बहुत भावुक हो जाती है। ली पिंग डरते हुए पूछता है, तुम क्यों रो रही हो एनी? ये तो बस एक सेब है। एनी पूछती है कि क्या वह इसे घर ले जा सकती है, क्योंकि अनाथालय के लोग काफी समय से ताजे फल नहीं खा पाए। ली पिंग कहता है, मैं समझता हूं, बिल्कुल। फिर वह और सेब लाने के लिए जाता है ताकि वह सभी के लिए वापस ले जा सके। लेकिन गिलिया उस केले को फेंक देती है और उसे कुचल देती है। कहती है, ये तो एल्वन पोशन से तुलना नहीं कर सकता। नाइट कहता है, मैं इसे सिर्फ पेट भरने के लिए खाऊंगा। जब हम खजाना पाएंगे तो कुछ और स्वादिष्ट खरीद लूंगा। मसल और असैसिन ऐसा लगता है कि वह केले को संभालने में माहिर है, क्योंकि वह काटने से पहले ही लार टपक रही थी। वह केले को मुंह में पिघलाने की कोशिश करती है। उसी समय तीनों को कुछ महसूस होता है और वे एक तरह के उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, जहां एक तोता केला कह रहा होता है। कुछ झींगे गा रहे होते हैं, आओ नृत्य करो, आओ नृत्य करो। सैम थकान और तनाव दूर करने के लिए संबा नृत्य करने लगता है। वे बिना इरादे के वहां नृत्य करने लगते हैं। इस असैसिन ने छुरियों और वक्रों से मारते हुए नृत्य किया और नाइट भी बहुत ग्रेसफुल था। फॉलो मी 1 2 3 तीनों वहां नृत्य करते रहते हैं। जीव गा रहे होते हैं और असैसिन केले को बहुत जोर से दबा देती है और वह फट जाता है। उसकी ताकत इतनी थी कि उसका अंदरूनी भाग उसके बाहरी त्वचा पर फैल गया। क्या मैं गलत दृश्य में तो नहीं आ गया? वे भ्रम में नृत्य करते रहते हैं, लेकिन गुफा में वे सब पागल हो जाते हैं। नाइट एक मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहा होता है। ग्ली और गिलिया कंफ्यूज हो जाती हैं। मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? अचानक नाइट महसूस करता है कि उसका स्तर काफी बढ़ गया है। असैसिन और मसल मम्मी, जो पहले ही कम स्तर पर थे, और भी ज्यादा स्तर बढ़ाते हैं जब वे नायक का केला खाते हैं। हमारे नायक ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या शानदार प्रदर्शन था। सच में दूसरे देशों की संस्कृति बहुत दिलचस्प है। रानी हर चीज को अलग तरीके से समझती हैं। ली पिंग अच्छी तरह जानता है कि वे थोड़ी दूर और मरने वाले हैं, इसलिए वह चाहता है कि वह आगे बढ़े ताकि इस नाटक को जारी रख सके। वह सच में क्रूर है। गिलिया जिज्ञासु होकर पूछती है, क्या हो रहा है मास्टर? तुम्हारा स्तर इतना कैसे बढ़ गया? एनी उसे बताती है, यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने ली पिंग का केला खाया। गिलिया गुस्से में कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये केले पवित्र जल में डूबे हुए थे? लेकिन मसल मम्मी कहती है, गिलिया, तुम नहीं समझती, इस केले ने मुझे सीधे एक दैवीय 2 स्टार स्तर तक पहुंचा दिया। असैसिन भी उलझन में है, क्योंकि उसने केले को चबाया और उसका जूस लगाते हुए वह सीधे दैवीय सत्ता के क्षेत्र में पहुंच गई। क्या इसमें कोई जादू था? नाइट भी उलझन में है। मैं पहले से ही मजबूत था, लेकिन इसने मुझे सीधे 3 स्तर आगे बढ़ा दिया। यह अविश्वसनीय है। वह हमारे बच्चे को देखता है और पूछता है, ली पिंग, इस केले का स्रोत क्या है? वह भ्रमित होकर कहता है, माँ, मुझे नहीं पता। नाइट कहता है, क्या हुआ? तुम नहीं बता सकते? ली पिंग कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। यह बस एक सामान्य केला है, इसमें कुछ खास नहीं है। नाइट कहता है, मैं बता सकता हूं, यह एक हाइब्रिड हार्वेस्ट है। ली पिंग समझाता है, हाँ, यह एक हाइब्रिड हार्वेस्ट है। प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक है। अब 2 और आलसी लोग ली पिंग के केले को खाने के लिए तैयार होते हैं। वे धीरे धीरे खाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने होठों को एक साथ लाने वाले होते हैं, केला उनके हाथ में सड़ जाता है। एल्फ कहती है, ओ, ये सड़ा हुआ है, ये क्या है? एनी कहती है, ये सिंक्रोनाइजेशन के कारण है। एलिजाबेथ कहती है, चश्मे वाली लड़की, तुम बहुत कुछ जानती हो। एम्बर जवाब देती है, एलिजाबेथ बहुत दयालु है, वह सिर्फ किताबों से सीखी है। एम्बर पूछता है, सिंक्रोनाइजेशन, या तुम इसका क्या मतलब समझती हो? एनी उसे समझाती है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि कुछ खास वस्तुएं और खजाने को प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष शर्तों की जरूरत होती है। शायद ली पिंग के केले को 3 लोगों को एक साथ खाकर ही इसका असर होता है। ग्ली एलिजाबेथ की ओर इशारा करते हुए कहती है, बस अब दिखावा करना बंद करो। क्या तुम नहीं देख सकती कि वह अकेले खा रही है? फिर वह माफी मांगती है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं सोच रही हूं कि कभी कभी एक खजाने की शर्तों को नजरअंदाज किया जा सकता है, अगर इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उस खजाने से ज्यादा शक्तिशाली हो। एलिजाबेथ उसे घूरते हुए कहती है, मुझे उन आंखों से मत देखो, और माफी मांगती है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। गुस्से में गिलिया कहती है, शायद यह मेरे एल्वन पोषण के संचय के कारण है जिसने यह प्रभाव उत्पन्न किया। फिर नाइटली पिंग से एक और फल मांगता है और
गिलिया गुस्से में कहती है। लेकिन हमारा नायक खुश है क्योंकि वह बहुत समय से साधना कर रहा था। फल साझा करना सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन एलिजाबेथ के मामले में नहीं, जो पहले ही सब कुछ उससे छीन कर कहती है, नहीं मैं इसे बाद में खाऊंगी, और यह सब अपनी पीठ पर फेंक देती है। चलो इस बेवकूफी पर विश्वास करना बंद करो मास्टर। चलो तुम लोग पहले ही आराम कर चुके हो, यात्रा को अब खत्म होना चाहिए। ली पिंग शर्मिंदा महसूस करता है और माफी मांगता है। कहता है कि जब उसे मौका मिलेगा तो वह और देगा। नाइट फिर दोनों से कहता है, आगे बढ़ो, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा पत्नियों के साथ। ली पिंग कहता है, अरे क्या तुम नहीं आना चाहते? लेकिन एलिजाबेथ बीच में बोल पड़ती है, चलो अब चलो। ली पिंग फिर ली पिंग सभी से कहता है, फिर मिलेंगे, अलविदा। लालच और लार टपकाती असैसिन के पास एक चाल होती है मास्टर, क्या हमें उनका बैग चुराना चाहिए? मसल मम्मी भी कहती है, शायद उनके पास कुछ और बेहतर छिपा हो। वह लालची नाइट भी बड़ी बड़ी केले का आनंद ले रहा होता है। कहता है, अभी कोई जल्दी नहीं है, सही समय का इंतजार करो। वह एलिजाबेथ को देखता है और सोचता है, वह जिस तरीके से उस खजाने को संभालती है उससे लगता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। वह लार चाटे हुए सोचता है, हाल ही में राज्य की 4 प्रमुख शक्तियों में से एक ने खोई हुई राजकुमारी के बारे में जानकारी के लिए पुरस्कार का ऐलान किया है। शायद वह मेरे सामने ही है। वह सोचता है कि वह सिर्फ जानकारी लेकर उसे बेचने वाला था, लेकिन उसका असली योजना उसे अपनी औरत बनाना है। ओ मेरे योद्धा, वह इस तरीके से अभिजात्य साम्राज्य के रैंक बढ़ाना चाहता है और इन स्वादिष्ट फलों को और अधिक प्राप्त करना चाहता है। दोस्त हार मान लो, लेकिन अपनी पीठ से कुछ निकालते हुए वह कहता है, मैं इसे तुम्हें पूरी तरह से काबू करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और एक पादिल की तरह हंसता है। 4 पत्नियां मास्टर के प्रति मोह में हैं, कहती हैं, मास्टर से एक अद्भुत फेरोमोन निकल रहा है, शायद हमें उसे और संतुष्ट करना होगा। पृष्ठभूमि में भूल भुलैया में बहुत सारी आंखें रास्ते पर घूर रही होती हैं, और शैडो वुल्फ्स के नेता को जब हमारे लोग आते हुए दिखते हैं तो वह भाग जाता है। ली पिंग रानी एलिजाबेथ से पूछता है, यह भूल भुलैया और अंधेरे होती जा रही है, क्या सच में बाहर जाने का रास्ता यहाँ है? एलिजाबेथ कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है, भूल भुलैया सिर्फ एक दिखावा है, हम पहले ही पहुंचने वाले हैं। तभी आकाश से कुछ आता है और उनका पीछा करता है। एनी चेतावनी देती है, ली पिंग कुछ आ रहा है। अचानक एक रोशनी की किरण आती है और कुछ होता है। ली पिंग वहां खांसता है। जब वे आगे देखते हैं, नाइट आता है, आकर्षक तरीके से कहता है, मैं थोड़ा देर से आया, माफ करना मिस एलिजाबेथ, क्या मैं तुम्हारे पूरे जीवन के लिए तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ? ओ, तुम्हें इंतजार कराने के लिए माफ करना। पत्नियां एक तरह के जादू के प्रभाव में लग रही होती हैं, सारी पसीने से तर और लाल। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर भी बैठ सकती हो। वह उसे बीच में ही रोक देती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरी सवारी बनने के काबिल नहीं हो। एल्फ गिलिया गुस्से में कहती है, तुम कितनी घमंडी हो बहिया औरत, तुम मेरे हाथों से एक पल में ऐसा कैसे कर सकती हो? अचानक एल्फ मरी जाती है, सभी के आंखें चौड़ी हो जाती हैं, वे शौक में हैं। छत से कुछ पत्थर गिरने लगते हैं और जब वे ऊपर देखते हैं तो कुछ कीड़े गिरते हैं। ली पिंग पूछता है, यह क्या है? आकाश से क्या आ रहा है? वह एक ड्रैगन फ्लाई है जिसमें गिलिया का सिर पहले से निगला जा चुका है। जीव दीवार पर कदम रखता है और फिर एलिजाबेथ को काटने जाता है। वह बस देखती रहती है और जीव उसके सामने फट जाता है। एनी डरते हुए रोने लगती है। ली पिंग मौके का फायदा उठाकर भागता है और खूबसूरत रानी से चिपक जाता है। तुम शैतान हो, देखो वह कहाँ जा रहा है। वह चेहरे से कहता है, यह जीवन और मृत्यु का मामला है एलिजाबेथ, अब हमें क्या करना चाहिए? एलिजाबेथ थोड़ा सा देखती है और सोचती है, क्या वह इंसानियत की परीक्षा ले रहा है? आत्मकेंद्रित और घमंडी लोगों को पहले मरने दे रहा है, खुद को नष्ट करके। ड्रैगन फ्लाई इधर उधर उड़ रहे होते हैं। मसल मम्मी गाड़ी को रक्षा के रूप में पकड़ लेती है और ग्ली एक सुरक्षा जादू करती है। ली पिंग पूछता है, अब हम क्या करेंगे? नाइट कहता है, मुझे विश्वास है कि तुम खुद ही रास्ता ढूंढ लोगे। उसकी योजना यह है कि वह अंत में एलिजाबेथ की ताकत को समझे, खासकर क्योंकि अगर वह कुछ नहीं करती तो उसकी सेवा करने वाला मर जाएगा। मसल मम्मी उन्हें घूरते हुए कहती है, तुमसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, शांत रहो। ग्ली कहती है, हमारे जादू से बाहर रहो और मरो, लेकिन वह मर चुकी है। उसकी गर्दन उड़ जाती है। ड्रैगन फ्लाई लगातार हमले कर रहे होते हैं। असैसिन बचने की कोशिश करती है और नाइट कुछ कीड़ों को मार रहा होता है। इस बीच हमारा ली पिंग चुपचाप छिपा हुआ होता है। नाइट एक वार और बिजली का हमला करता है, एक कीड़े को बीच में काटता है और मसल मम्मी एक ढाल से हमला कर एक कीड़े को मार डालती है। यह तीनों झूठ लगते हैं क्योंकि उन्होंने जो केला खाया था उससे उनका हौसला बढ़ा था, लेकिन असैसिन जमीन पर पड़ी हुई सोच रही होती है कि हम इन जीवों को कैसे मार सकते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे यह अंतहीन हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो थकावट से मर जाएंगे। एक जीव उसकी सिर में बड़ा काटने आता है
लेकिन नाइट उसे बचा लेता है। जीव जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाता है, लेकिन अब भी कई ड्रैगन फ्लाई उड़ रहे होते हैं। एलिजाबेथ लीपिंग से पूछती है, क्या तुम देख रहे हो कि वे सच में कैसे हैं? क्या तुम अब भी इस एडवेंचर गेम को खेलना चाहते हो? लीपिंग दिखाता है कि वह मासूम है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वह उसे कहता है, भूल जाओ, अब अलग रास्ते पर चलने का समय है। वह सोचता है, ये दुनिया सच में अनप्रेडिक्टेबल है। शायद अपने गांव में खेतों में रहना सबसे अच्छा होगा। एलिजाबेथ मुस्कुराती है, देखो, पहले उन्होंने हमें दुख दिया, फिर उन्होंने तय किया कि क्या हम बचने के लायक हैं, और अब यह तीसरा कदम है, हमें यहाँ छोड़ना। वह उसे देखती है और कहती है, तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। वह हैरान होकर कहता है, निकले? क्या हम पहुंच गए? वह कहती है, बस आगे है। फिर वे चलने लगते हैं। तभी एक जीव हमला करने आता है, लेकिन एनी देखती है और उसका छोटा भालू बाहर आता है, पंच मारता है और जीव फट जाता है। अचानक उसका छोटा भालू फिर से खरगोश में बदल जाता है और वह कंफ्यूज हो जाती है। वह कहती है, क्या हुआ? लीपिंग पलटकर कहता है, आओ एनी। वह कहती है, ठीक है। एलिजाबेथ दीवार को छूती है, कुछ लहरें बनाती है और एक मंत्र पढ़ती है जो उनके सामने रास्ता खोलता है। विशाल द्वार दिखाई देता है। लीपिंग कहता है, वाह, तो निकासी यह विशाल दरवाजा है जो सुनहरी रोशनी से खुलने लगता है। एलिजाबेथ आगे बढ़ती है और कहती है, जल्दी आओ। दूर से नाइट मुड़कर देखता है और लीपिंग भी उसे देखता है। नाइट एनी से कहता है, चलो, वो लोग जा चुके हैं। नाइट, जो अब तक जीवों का सामना कर रहा था, कहता है, चलो, मेरी पीठ पर चढ़ो और भागने की कोशिश करो। दोनों उसे देखते हैं और नाइट गुस्से में कहता है, क्या वे हमें यहाँ छोड़ सकते हैं? लेकिन लगता है कि दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। अंदर एक विशाल खजाना है। ये कमरा एक तैरते हुए द्वीप पर है। नाइट की पत्नियां अंदर घुसने में कामयाब होती हैं। लीपिंग खुश होकर एनी के साथ जश्न मनाता है। तभी नाइट आता है और उसे किनारे फेंक देता है। मसल मम्मी भी एनी को फेंक देती है। वह एक पल के लिए रुकता है, घूरते हुए और एक साइकोपैथ की तरह हंसते हुए सोचता है, खजाना सच में है, यह डेमन किंग का अमृत है। लीपिंग कहता है, नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नाइट मुड़कर कहता है, हाँ, तुमने हमारी मदद की, अब तुम्हारे आभार में मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा। तभी एक सिक्का गिरता है और खजाने के बीच एक सुनहरा आंख दिखती है। कमरा झूमने लगता है और एक विशाल हाथ दिखाई देता है। एक सुनहरी ड्रैगन सबके सामने उभरती है। लीपिंग पसीना बहाते हुए कहता है, एलिजाबेथ, वहां एक ड्रैगन है। उसकी बेटी डरते हुए कांपती है। उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं और वह कहती है, मास्टर, अब क्या करें? एलिजाबेथ बस इसे देखती है। ड्रैगन एक दहाड़ता है। नाइट अपनी पत्नियों से कहता है, तुम दोनों मुझे समय दो, मैं अपनी सबसे मजबूत हमले की तैयारी करूंगा और उसे एक ही वार में मार दूंगा। वे सहमति देती है और ड्रैगन उन्हें एक झापड़ मारता है और वे ऊपर उड़ जाती है। वे पहला हमला बचाने में सफल हो जाती है। मसल मम्मी असैसिन से कहती है, आगे जाओ और ध्यान आकर्षित करो। असैसिन कहती है, ठीक है, मुझे सौंप दो। वह कुछ ओरिगामी छोड़ती है और नूतो शैली की क्लोन तकनीक का उपयोग करती है। फिर वह ड्रैगन पर कूदती है। नाइट सोचता है, अब यह विशाल ड्रैगन ही खतरा है। मुझे अब छिपने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत जमा करूंगा और अपनी सबसे बेहतरीन चाल का इस्तेमाल करूंगा। त्वरित थंडरकट। क्लोन असैसिन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मसल मम्मी कहती है, चिंता मत करो, मुझे संभालने दो। वह एक विस्फोटक शील्ड ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करती है। शील्ड को टॉर्पीडो के साथ ड्रैगन की टांग पर सीधा फेंक देती है। वह आत्मविश्वास महसूस करती है, सोचती है, काम कर गया। लेकिन विशाल ड्रैगन बस उसे घूर रहा होता है। वह अपनी पंजे उठाता है और फिर उसे कुचल डालता है। जब पंजा उठाता है तो बस उसकी बचे खुचे हिस्से होते हैं। असैसिन कहती है, बहन गाका, क्या हुआ? वह शैडो ऑफ 1000 क्लोन तकनीक का उपयोग करती है और सोचती है, सिर्फ 2 ही क्लोन चाहिए थे मुझे। वह आत्मविश्वास से सोचती है कि भले ही वह कोई नुकसान न कर पाए, वह ड्रैगन को व्यस्त रख सकती है। लेकिन ड्रैगन एक नजर डालता है, अपनी पंखें फड़फड़ाता है, सारे सिक्के इकट्ठा करता है और एक सुनहरा तूफान बना देता है। उसके क्लोन सारे नष्ट हो जाते हैं और टॉर्नेडो सिक्कों को हर दिशा में बुलेट की तरह फेंकता है। सिक्के उड़ते हुए हमारे पास से गुजरते हैं, लेकिन वे नहीं लगते। एलिजाबेथ उसे देखती है और कहती है, क्या तुम इतने शांत हो? लेकिन यह तो तुम्हारे लिए आम बात है। लीपिंग सोचता है, धत्त तेरी, मैं लगभग मर ही गया। ड्रैगन लगातार घूमता रहता है। उसी समय एनी देखती है और डॉल हाउस इन्वोकेशन सक्रिय करती है। लेकिन जो सामने आता है वह एक विशाल भालू है जो उनकी रक्षा करता है और गोलियों को रोकता है। असैसिन अपनी क्लोन से कहती है, मास्टर की रक्षा करो ताकि वह जादू रोक न दे। वह उसे बचा लेती है और खुश होती है।
ड्रैगन एक नजर डालता है और एक गोली सीधे उसके माथे पर भेजता है, हेडशॉट। लेकिन उस पल में नाइट आखिरकार अपनी चार्ज थंडर का 300% पूरी करता है। वह ऊपर जाता है और कहता है, कोई भी आधिकारिक राक्षस। हालांकि जब धुआं साफ होता है तो उसने सिर्फ गले पर हल्का खरोंच ही किया और उसकी तलवार टूट गई। वह टूटे हुए तलवार को देखता है, क्या हो रहा है। ड्रैगन फिर से एक नजर डालता है, अपनी पूंछ लहराता है और एनी को उड़ा देता है, पूरे कमरे को नष्ट कर देता है। अब वह हमारी तिकड़ी को देखता है। यह एक 4 स्टार गोल्डन ड्रैगन है जो राक्षस पंथ से है। ली, पिंग और एलिजाबेथ अपनी बाहें क्रॉस करके खड़े हैं। वह सोचता है, बेचारा, लगता है कि इसने पूंछ के वार से मरने का सोचा। अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। एलिजाबेथ हैन को देखती है। ठीक है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? ली पिंग कहता है, अब तुम एक्शन ले सकती हो। वह उलझन में है। क्या उसने पहले से ही सब समझ लिया है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ट्विस्ट हो रहा है। ली पिंग उसे बताता है, अगर तुम यह नहीं करती तो मुझे लगता है कि यहां सभी लोग मर जाएंगे। वह मर जाएगा, इसलिए वह डर रहा है। एलिजाबेथ गुस्से में कहती है, मुझे दूसरों के सामने आदेश मत दो। वह सोचती है, वह मेरी सवारी का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करना चाहता है। यकीन नहीं हो रहा। एनी कहती है, असली डर अभी शुरू नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता हम यहां से बाहर निकल पाएंगे। तभी एलिजाबेथ अपना हाथ अपने सिर पर रखती है और कहती है, गिंगी की रक्त रेखा, मुझे यह जादू दिखा। एनी की आंखें सक्रिय होती हैं और कुछ यादें उसे दिखने लगती हैं। अनाथालय में बच्चों के साथ डिनर करते समय से लेकर एक दिन जब वह सो रही थी और उसकी आंखें खुली तो एक महिला उसे एक शातिर मुस्कान के साथ घूर रही थी। अगले दृश्य में वे बुरे जीव अनाथालय में आकर सबको हमला करने जाते हैं। वह पकड़ी जा रही थी, तभी अचानक भालू उसकी पीठ पर आ जाता है और सभी जीवों को मार डालता है। दुर्भाग्यवश अनाथालय के लोग पहले ही अगली जिंदगी में चले गए थे। एलिजाबेथ समझ जाती है कि एनी ने इन यादों को अपनी शक्ति से दबाया था। वह अपनी सिर के अंदर से ऊर्जा निकालती है और कहती है, यह बेवकूफी है। बेचारी एनी जमीन पर गिर जाती है और कहती है, यह सब मेरी गलती है, मैंने अपने भाई बहनों को मार डाला। वह माफी मांगना चाहती है। एलिजाबेथ क्रूरता से कहती है, तुम गिंगी की रक्त रेखा के लिए शर्मिंदगी हो। अगर तुम पछतावे की जेल से भागना चाहती हो तो उठो और मेरे लिए लड़ो और गंभीर हो जाओ। वह रोते हुए उठती है और कहती है, कम से कम इस बार मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। ली पिंग अचानक आकाश में उड़ने लगती है और एक बैंगनी ऊर्जा बनाती है। ली पिंग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर वह अपनी बाहें खोलती है और कठपुतलियां बुलाती है। एक गरुड़, एक खरगोश, एक पांडा और एक सांप दिखाई देते हैं। ड्रैगन सबको पंजे से मारने आता है, लेकिन उसका पंजा सीधे पांडा के पेट में घुसता है जो फैल जाता है, और जब वह सामान्य हो जाता है तो वह ड्रैगन के पंजे को पकड़ कर रखता है। उसी समय खरगोश पहले ही हमला कर रहा होता है, उसे पीटते हुए और गर्दन तोड़ता है। ली पिंग एलिजाबेथ से पूछता है, तुमने एनी के साथ क्या किया? वह इतनी बदल क्यों गई? वास्तविकता स्वीकार करने दी। खरगोश ऊपर उड़ता है और एनी अब प्रेरित हो जाती है। धुआं उठता है और जब सब साफ होता है तो छोटा खरगोश भी ड्रैगन के पंजे से चिपका होता है। अब दोनों उसे पकड़ रहे होते हैं। फिर सांप आता है और ड्रैगन के चारों ओर लिपटने लगता है, उसे दबाता है। ड्रैगन फिर से अपनी पंखों को फड़फड़ाता है और वह सुनहरा टॉर्नेडो बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गरुड़ उसका टॉर्नेडो अपनी ताकत से नष्ट कर देता है। ली पिंग प्रभावित होकर एलिजाबेथ से पूछता है, यह गिंगी रक्त रेखा क्या है? लेकिन अचानक उसे खींचकर जमीन पर फेंक दिया जाता है। उन्होंने हल्की चोट ली। नाइट लगभग मर चुका होता है, लेकिन उसने फल वाला बैकपैक चुरा लिया है और कहता है, अब एलिजाबेथ देखती है, हाँ, ये कचरा अब तक मरा नहीं है। ली पिंग बैकग्राउंड में चिल्लाता है, हे, मेरा बैकपैक वापस करो। वह साइकोपैथिक लुक में कहता है, अब तुम्हारा ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है, ये सारे किंगडम फल मेरे हैं। अनानास खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ। ली पिंग कंफ्यूज होकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो आदमी? क्या तुम नहीं सोचते कि अब खाना बहुत देर हो चुकी है? फिर वह सब कुछ निगलता है और एक आभा छोड़ने लगता है। कहता है, यह आ रहा है। उसका शरीर बदलने लगता है, ट्रेम्बोलोना रोलिंग हो रहा है। वह पागल हो जाता है, मसल्स में बढ़ोतरी महसूस करता है और कहता है कि उसे अभूतपूर्व शक्ति महसूस हो रही है और अब उसका स्तर एक सवालिया निशान की तरह है। अपनी ही हाथ को घूरते हुए सोचता है, आखिरकार अपनी शक्ति से मैं अब उन पुराने लोगों से नहीं डरता जो होली स्वॉर्ड गिल्ड के हैं। लेकिन ड्रैगन गुस्से में लगता है और एक सुनहरा ड्रैगन श्वास उसकी दिशा में छोड़ता है। जब वह हमला करने वाला होता है, वह गायब हो जाता है और उसके सिर के पास आकर कहता है, मुझे परेशान मत करो। वह एक थंडर किक का इस्तेमाल करता है।
जिससे ड्रैगन लड़खड़ा कर गिर जाता है। फिर सेंटोर नीचे उतरता है और सीधे वेदी के बीच में जाकर कहा गया डेमन किंग का प्याला उठाता है। उसे देखकर वह सोचता है, अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो मैं नहीं सोच सकता कि मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। बिना हिचकिचाए वह इसे निगल लेता है और उसकी पुतलियां लाल हो जाती हैं। वह फिर से रूपांतरित होना शुरू करता है। उसके पीठ से पंख उगते हैं और वह राक्षसी रूप में बदल जाता है। वह कहता है, यह मीठा डेमन सी वाइन बहुत अच्छा है। अब यह धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा है। एनी वहां सामने खड़ी है और लीपिंग कहता है, वह आदमी और भी अजीब होता जा रहा है। एलिजाबेथ कुछ करो। एनी उसे कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे भाई की पीरा के पास नहीं आने दूंगी। वह एक कठपुतली जादू का उच्चारण करती है, लेकिन नाइट पहले ही उसकी छाती में छुरा घोंप चुका है। उसे हवा में पकड़ते हुए कहता है, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुम खतरा हो। लीपिंग डरा हुआ है। सेंटोर एमी को जमीन पर फेंक देता है और उनके पास आते हुए कहता है, अगला वह होगा। लीपिंग पूरी तरह से सेंटोर की अनदेखी करता है और एनी के पास जाकर कहता है, तुम संभल कर रहो, एलिजाबेथ तुम्हें बचा लेगी। सेंटोर एलिजाबेथ के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम अपनी शक्ति छिपा रही हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा, तुम मेरी औरत बनो, मुझे अपने साम्राज्य में ले जाओ और मुझे सब कुछ विरासत में दो, या दूसरा विकल्प, मैं तुम्हारे साथ मजा करूंगा जब तक कुछ नहीं बचता, फिर तुम्हें बेच दूंगा ताकि मैं जो चाहूं वह पा सकूं। एनी रोते हुए एलिजाबेथ से कहती है, उसे मार दो, उसे मार दो। लेकिन सेंटोर एक तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुंह खोलने की इजाजत किससे ली? तुम नौकर की गंदगी। वह एक ऐसी क्षमता का इस्तेमाल करता है जिससे वह तुरंत उसके सामने आ जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। एक विस्फोट होता है और सिक्के चारों ओर फैल जाते हैं। सेंटोर लगता है कि उसे मारा गया है। धुआं साफ होता है। लीपिंग कहता है, ठीक है, अब मैं झूठा बनना बंद कर रहा हूं। भाइयों, क्या वह सचमुच गंभीर होगा? सेंटोर जो पीछे फेंका गया है वह खो जाता है और पूरी तरह से पीटा जाता है। सोचता है, क्या हुआ? मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ही हमला मुझे वापस मिल गया? वह एलिजाबेथ को देखता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारा काम है? एलिजाबेथ लीपिंग को घूरते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यहाँ तक कि मेरी जादू भी उसकी कपड़ों को नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुमने उसे हमला करने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपनी ही तबाही का कारण बने। लीपिंग वहां खड़ा सोचता है। वह कहते हैं कि मैं नायक हूं, लेकिन मुझे लगता है काम ठीक उसी तरह से हुआ जैसा मैंने सोचा था। जब तक मैं एलिजाबेथ को ढेर सारा स्वादिष्ट खाना दूं, वह मुझे हमेशा बचाएगी। उसकी जरूरत होगी, जितना मैं उसके लिए उपयोगी रहूंगा वह मुझे नहीं मरने देगी, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। मुझे मारना उसका भोजन के बिना छोड़ने जैसा होगा और यह असंभव है। हमारा लड़का जान नहीं पाएगा, वह बहुत मजबूत है। सेंटोर कहता है, सच में डरावना है, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन मैंने अपनी ताकत का केवल आधा हिस्सा इस्तेमाल किया। औरत, तुमने एक सेंटोर को नकार दिया जो मेरी तरह शक्तिशाली है। तुम मुझसे मजा ले सकती थी, लेकिन तुमने मुझे नकार दिया। फिर वह चार्ज करता है, तो यह तुम्हारा विकल्प है। एलिजाबेथ शांत रहती है। सेंटोर बोलते हुए कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी अगली हमले को कैसे झेलती हो। कुछ पहले से ही उसके बाएं से आ रहा है। उसे जोर से मारते हुए जमीन पर पटक देता है। एलिजाबेथ साइड में देखती है और कहती है, आखिरकार जागी हो। सेंटोर पूरी तरह से जमीन पर चूर चूर हो जाता है और उस आदमी का कोई निशान नहीं बचता। उस जगह से छाया में एक सुनहरा ड्रैगन उभरने लगता है। सेंटोर समझता है कि वहां असली ड्रैगन का रूप है। उसने जो मारा था शक्तिशाली टुकड़े थे। वह अपनी पुरानी ड्रैगन देह को फिर से आत्मसात करता है और एलिजाबेथ कहती है, तुम अपनी पूंछ से उसे पालते हुए खेल रहे थे, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा खेलती थी। यह असली शून्य ड्रैगन है, डेमन किंग के क्षेत्र का एक सुनहरा ड्रैगन क्वीन। वह रोने लगता है। फूफ धुआं हवा में फैलता है और वह एक दीनहीन रूप में बदल जाता है। बेशक ऐसा होना ही था। तुम कुत्ते चीनी। उसका नाम अमीलिया है और वह एलिजाबेथ की पालतू है। वह रोते हुए कहती है, क्या यह सच में तुम हो? रानी, मैं तुम्हारा इतना समय से इंतजार कर रही थी। एलिजाबेथ उसे कहती है, तुम डेमन किंग के क्षेत्र में आ चुकी हो और फिर भी इतनी भोली हो। मैं यहां नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि इससे तुम जाग जाओगी और मेरे पास चिपकने लगोगी। अमीलिया उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं मास्टर, तुम 500 साल के लिए बिना एक शब्द के गायब हो गई थी। मुझे तुम बहुत याद आई। फिर हम अमीलिया की कहानी देखते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा हुई थी और यह एलिजाबेथ थी, अपनी जादुई ऊर्जा से, जिसने उसके अंडे को, जब वह पैदा हुई तो उन्होंने एक अनुबंध किया और एलिजाबेथ ने न केवल उसका नाम अमीलिया रखा बल्कि उसकी व्यक्तिगतता भी बनाई, उसे प्रशिक्षित किया और उसके साथ खेला।
इस वजह से अमीलिया ने यह गुप्त कसम खाई थी कि वह हमेशा उसकी सेवा करेगी। जब वह बड़ी हुई तो वह एलिजाबेथ की सवारी बनी, उसे दुनिया भर में लेकर गई ताकि वह क्रूर जीवों का सामना कर सके। यह इसलिए था क्योंकि एलिजाबेथ ने दुनिया पर राज करने का फैसला किया था। अमीलिया को खुशी थी कि उसकी मालकिन ने दुनिया पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी मुस्कान कम होती गई। अमीलिया जानती थी कि जैसे जैसे एलिजाबेथ शक्तिशाली होती जाएगी वैसे वैसे वह मदद नहीं कर पाएगी, और एक दिन अचानक उसने पवित्र तलवार निकाली और गायब हो गई। रेस मीटिंग में एलिजाबेथ की अनुपस्थिति समस्याएं पैदा कर रही है। अब जो प्रतिष्ठा थी वह ज्यादा काम नहीं आ रही। अपराध की मात्रा बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क मंत्री कहते हैं कि उनकी जाति में भी ऐसा ही हो रहा है। कई लोग अलगाव की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि एकमात्र चीज जो सबको एकजुट करती थी वह रानी का डर था। बौने मंत्री कहते हैं कि शायद सभी को अपने अपने घरों में लौटकर क्षेत्रों की देखभाल करनी चाहिए जब तक रानी वापस नहीं आती। TWA जो एल्फ्स के मंत्री हैं वह जिनसे पूछते हैं जो डेमन्स के मंत्री हैं, एलिजाबेथ कहाँ है? तुम उसके सबसे करीब व्यक्ति हो, लेकिन उसे प्रसिद्ध नायक ने हराया था। जिन कहते हैं यह असंभव है, मैंने उसकी भयानक शक्ति देखी है, इस दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अब हर कोई यहाँ अपनी मर्जी से कर सकता है। वह अब अपनी ही महारानी का शिकार करने जाएगा। उसकी पूर्व मिनियन मॉलॉय कहते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन उसके बाद सबको बर्खास्त कर दिया गया। आखिरकार मंत्रियों ने सब कुछ बांट लिया और क्षेत्रों को विभाजित कर दिया। अमीलिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसने एक कप शराब पी और चली गई। वह उसी जगह लौट आई जहां उसे पहली बार पाया गया था, ये उम्मीद करते हुए कि एलिजाबेथ लौटेगी, और फिर वह बैठी और रोने लगी। आखिरकार वह वापस आ गई। तुम आ गई हो मास्टर, एलिजाबेथ कहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है ना? इस लंबे इंतजार ने तुम्हें ध्यान सिखाया जो डेमन किंग स्तर तक पहुंचने की कुंजी थी। अमीलिया फिर से रोने लगती है। मास्टर एलिजाबेथ, मुझे फिर से ऐसा छोड़कर मत जाओ कृपया। वह सोच रही है, मुझे लगता है कि उसने मुझे ध्यान सिखाने के लिए छोड़ दिया ताकि मैं अपना स्तर बढ़ा सकूं। वह सच में मेरे लिए सब कुछ करती है। लीपिंग ऊपर से कांपते हुए कहता है, अरे एलिजाबेथ, अब अतीत पर ध्यान देना बंद करो और एनी को बचाओ। उसी समय एनी अपनी आंखें खोलती है और कहती है, भाई लींग, हम कहाँ हैं? लींग राहत महसूस करता है। क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, हाँ, लेकिन फिर वह बैकपैक से सेब निकालती है जो उसने उसे दिया था, और वह सेब पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। लींग उसे प्यार से सहलाता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, आराम करो। स्थिति को देखकर एलिजाबेथ सोचती है कि शुरुआत से ही उसने यह योजना बनाई थी। स्थिति पहले से तय थी जब उसने केले दिए थे। अमीलिया पूरी तरह से प्यारी है, एलिजाबेथ से रगड़ते हुए, लेकिन वह गुस्से में आ जाती है जब उसे एहसास होता है कि रानी लगातार लींग को देख रही है। तो वह पूछती है, मास्टर, वह लड़का कौन है? एलिजाबेथ कहती है, वह प्रसिद्ध नायक है। जब मैं बाहर थी तब मैं उसके घर पर रही थी। तब अमीलिया और भी गुस्से में आ जाती है, अरे क्या तुमने मेरी मास्टर को 500 साल के लिए अपहरण किया है और लगता है वह उसका दिल लेने वाला है। मुझे इसे अब खत्म करना होगा। हमारा मुस्कुराता हुआ नायक कहता है, मेरा नाम लींग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब बिल मुस्कुराते हुए एक ही योजना बनाता है, अब जब मैं डेमन किंग स्तर पर पहुंच चुका हूं तो मैं अपनी मास्टर तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगा तो हम उस प्रसिद्ध नायक को मार सकते हैं। वह पहले ही एक ड्रैगन किंग का पंजा बुलाती है और चार्ज करती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वह उसे जोर से सीने में मारती है और एक विस्फोट होता है। बेचारा कंफ्यूज्ड होता है, क्या हुआ? उसने उसका पंजा बंद कर दिया। ली पिंग कहता है, उफ, माफ करना, मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। हालांकि अमीलिया हैरान है, मेरा हमला इतना शक्तिशाली था कि एक शहर को नष्ट कर सकता था और उसने इसे ऐसे ही रद्द कर दिया। ली पिंग अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। अमीलिया पसीने में है, समझते हुए कि वह शायद रानी से भी ज्यादा दबाव डालने वाला है। बेचारा है, नहीं, वह बहुत ही नरम तरीके से उसका हाथ लेता है और कहता है, तुम्हारे हाथ मिलाने में गलती के लिए माफी चाहता हूं। अब यह साफ है कि एलिजाबेथ इतनी शांत क्यों है, क्योंकि उसके पास एक विनम्र दोस्त है जैसे तुम। अमीलिया कंफ्यूज हो जाती है। हैंडशेक दोस्त, एलिजाबेथ कहती है, मेरा दोस्त, तुम यह भी कह सकते हो, लेकिन असल में वह मेरी सवारी है। लीन सोचता है, सवारी? पहले ही वह एक दूसरे के ऊपर दौड़ने की कल्पना कर रहा है। एलिजाबेथ फिर अपनी उंगलियां चटकाती है और सभी बाहर आ जाते हैं। वह कहती है, आज के लिए इतना काफी है। अमीलिया कहती है, वाह मास्टर, आप तो अद्भुत हो। लीन भी प्रभावित होता है, वाह, क्या यह इतना आसान है कि वापस आ जाऊं? मुझे सिर्फ एलिजाबेथ की जांघों से चिपकना होगा
और सब ठीक हो जाएगा। हालांकि एनी के लिए यात्रा बहुत लंबी थी और वह लीपिंग के कंधे पर बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ लीपिंग से कहती है, एनी को आराम करने दो क्योंकि मुझे अमीलिया से कुछ बात करनी है और हम वापस घर में हैं। फार्म पर अमीलिया पूछती है, आप क्या चाहती है? एलिजाबेथ कहती है, क्या तुमने ब्लैक डेमन गिल्ड के बारे में सुना है? अमीलिया सोचती है, वह ज्यादातर समय सोती थी और फिर उसे याद आता है कि यह वही आदमी है, मल्फॉय, मानवता का पूर्व राजकुमार। क्या तुम उसे याद करती हो? एलिजाबेथ सोचकर कहती है, हो सकता है कि मुझे याद हो। अमीलिया पूछती है, रुको, तुम उसे चाहती हो या नहीं? एलिजाबेथ कहती है, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि यह ब्लैक गिल्ड लोग मेरी पुनर्जन्म की बहाने से लोगों को मार रहे हैं और यही मुझे गुस्सा दिला रहा है। अमीलिया गुस्से में कहती है, पुनर्जन्म? जब तुम जिंदा हो तो ये अपमानजनक है। एलिजाबेथ कहती है, तुम इन्हें इस दुनिया से बिना किसी जानकारी के हटा दो, न मेरे बारे में और न इस जगह के बारे में। अमीलिया सिर्फ सहमत हो जाती है और फिर एलिजाबेथ कहती है, जब तुम यह काम खत्म कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अमीलिया कहती है, जो काम दिया जाता है वह पूरा किया जाता है और उसके लिए इसका मतलब था जो चाहो करो, यानी पूरी रात भर एलिजाबेथ से चिपके रहना। उसके बाद वह प्रेरित होकर निकल पड़ती है, लेकिन एक मिसाइल उसकी ओर आती है और आकाश में विस्फोट हो जाता है। धुआं साफ होने पर वह घायल हो जाती है। वह सोचती है, मुझे किसने हमला किया? ये महसूस करते हुए कि उसकी त्वचा जल चुकी है, वह जानती है कि यह कोई न कोई सुपीरियॉरिटी क्षेत्र में होना चाहिए। नीचे वान काई लक्ष्य का पता लगा रहा है और वह रक्षा प्रणाली को स्तर 2 पर बढ़ा देता है। वह पसीने में सराबोर हो जाती है। मिसाइल आती है और वह अपनी पंखों से बचाव करती है। वह देखती है और कहती है, तुमने मुझे अपना प्रतिद्वंदी चुना, गलत चुनाव। लेकिन जैसे ही वह एक साथ मिसाइलों का बौछार देखती है, विस्फोट पूरा आकाश भर जाता है। बेचारी पूरी तरह से मारी जाती है। वान काई फिर से विश्लेषण करता है, लक्ष्य जिंदा पाया गया, रक्षा स्तर को 3 पर बढ़ा दिया। तभी एलिजाबेथ चिल्लाती है, मूर्ख कुत्ते, वह मेरी है, उसे जाने दो। छोटा कुत्ता कांपते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे व्हाइट लिस्ट में डाल दूंगा। बेचारी अमीलिया सोचती है, यह जगह डरावनी है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। घर के अंदर हमारा नायक संतरे काट रहा है और एनी के लिए एक स्वादिष्ट जूस बना रहा है। वह उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो तुम इसे ले सकती हो। वह धन्यवाद देती है, एक घूंट लेती है और उसके सारे सेल्स फिर से सुधारने लगते हैं। फल में बहुत अधिक जादुई शक्ति है। वह चौंकी हुई है। क्या यह एहसास कोई उन्नत दिव्य जादू है? वह एक स्पष्ट मानसिक स्थिति में पहुंचती है और अनाथालय की याद करती है, जैसे कोई राक्षस कह रहा हो, मैं तुम हूं और तुम मैं हो, अपनी असली पहचान को दबाओ मत। और वह रो रही है। लीन सोफे पर गिरकर कहता है, सचमुच घर का सोफा सबसे आरामदायक है। तभी एलिजाबेथ अंदर आती है, उसके पास से गुजरती है और कहती है, लगता है तुमने आखिरकार सब कुछ याद कर लिया है ना? वह कहती है, तुम जानती हो, तुम्हारे जिन कबीले के पूर्वज हमेशा मुझसे वफादारी की कसम खाते थे, अगर तुम्हारी रक्त रेखा जागी तो कसम की शक्ति भी जाग जाएगी। इस समय एनी देख सकती है कि एलिजाबेथ उसके हाथ में विशाल हो रही है और कांपते हुए पूछती है, क्या तुम एक प्रसिद्ध दानव रानी हो? एलिजाबेथ जवाब देती है, हाँ, मैं इस पूरी दुनिया की कमांडर हूँ। एनी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार तुम एक नायक के साथ मरी हो। भाई लींद, तुम कौन हो? लींद असहज होकर कहता है, मैं इसे कहने में शर्मिंदा हूँ, लेकिन हाँ, मैं वही नायक हूँ। एनी कहती है, अब मैं पूरी कहानी समझ गई। यह ऐसा था, है ना? पिछले समय में ली पिंग और एलिजाबेथ ने सबसे शक्तिशाली का पद पाने के लिए अंतिम युद्ध लड़ा था और 1 महीने की लड़ाई के बाद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बहुत खून खराबे के बाद तुम दोनों ने यह लड़ाई छोड़ दी कि कौन सबसे मजबूत है और प्यार में पड़ गए और फिर तुम दोनों ने 500 साल इस अलग थलग जीवन को जिया। एलिजाबेथ कहती है, यह लगभग सच है। वास्तव में जो लींग ने कहा वह सब गलत है। फिर एलिजाबेथ विषय बदलते हुए कहती है, दानव रक्त रेखा के उन्नत योद्धाओं की संतान होने के बावजूद तुम इस हालत में हो, ये दानव कबीले के लिए शर्म की बात है। लीन कंफ्यूज हो जाता है, क्या एनी दानव कबीले से है? एनी कुछ नहीं कहती। एलिजाबेथ कहती है, यह 600 साल पहले की बात है। एक बच्चा था जिसका नाम जिन था, उसने दानव वंशज को जागृत किया था। जब उसकी आंखें लाल चमकीं तो उसकी शक्ति और जादुई शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हालांकि जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी वह और अधिक हिंसक होता गया और केवल मृत्यु ही उसे संतुष्ट कर सकती थी। सिर्फ कुछ सालों में उसने उत्तरी क्षेत्रों को अफरा तफरी में डाल दिया। सैकड़ों मेरे एलीट योद्धाओं को उसने नष्ट कर दिया। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वह महल में आकर मुझे चुनौती देने आया। जाहिर है उसे आसानी से हराया गया
और फिर मैंने उसके हिंसक पक्ष को सील कर दिया। एक वफादारी की कसम खाकर वह पीढ़ियों से मेरी सेवा कर रहा है। तापते हुए एनी कहती है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। मेरी पहली याददाश्त यह है कि मैं चर्च के अनाथालय में रहती थी। नन और भाई मेरे परिवार थे। एलिजाबेथ सच बताती है, हमने अनाथालय में सभी को मार डाला था। जब तुम पागल हो गई तो तुम वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए तुम सोचती रही कि तुम नन का इंतजार कर रही हो। एलिजाबेथ सोचती है, जिस शक्ति को जिन के पास है तुम दुनिया पर राज कर सकती थी, और इस बार जब मैं चली गई तो उस जगह पर क्या हो रहा है? एनी घबराते हुए कहती है, नहीं, मैंने यह अपने भाइयों के साथ नहीं किया। लीन कहता है, एलिजाबेथ, हम बाजार में अपने भाइयों से मिले थे, है ना? एलिजाबेथ कहती है, बस अब यही काफी है, बस। और वह एक दृश्य पोर्टल खोलती है और कहती है, आओ सच को उजागर करें और देखो ये तुम्हारे भाई असल में क्या है। जब वे देखते हैं तो वे सभी गुड़िया होती हैं। एनी की व्याख्या में उसने उन्हें असल में लोग माना था, लेकिन साफ तौर पर ऐसा नहीं था। एलिजाबेथ पोर्टल बंद कर देती है और कहती है, क्या तुम समझ गई? तुम अपनी जादू से इन गुड़ियों को जिंदा रख रही हो, इसलिए तुम मैज लेवल में फंसी हुई हो। लीन कंफ्यूज हो जाता है, वह भी इसे नहीं मानता। एलिजाबेथ कहती है, तुमने अपनी रक्त रेखा को सक्रिय किया था ताकि तुम ब्लैक एपोस्टल्स से छुटकारा पा सको, लेकिन तुम पागल हो गई और सबको मार डाला। यही सच है जिसे तुम छिपाना चाहती हो। एनी बुरी तरह से गुस्से में आ जाती है और एक बैंगनी आभा के साथ बर्बाद हो जाती है, लेकिन एलिजाबेथ उसकी माथे पर उंगली लगाकर उसे बेहोश कर देती है। लींग उसे उठाता है और एलिजाबेथ कहती है, मैं जानती हूं तुम उसे मदद करना चाहती हो, लेकिन जब वह जागेगी, अगर उसने अपनी रक्त रेखा को फिर से जगाया तो वह पूरी शहर को तबाह कर देगी। लीन कहता है, कोई बात नहीं, हम इसे संभालने की कोशिश करेंगे। चर्च में एनी जागती है, वह बिस्तर से उठकर कहती है, फिर से परेशानी पैदा करने के लिए माफी चाहती हूँ। एनी फिर से रोने लगती है, कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उन सारी मौतों का कारण बनी। लीन कहता है, यह सच नहीं है, वह सबको बचाने की कोशिश कर रही थी। लीन कहता है, कोई बात नहीं। वे एलिजाबेथ की टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वह कैसी महसूस कर रही है? वह हत्यारी नहीं है। लेकिन एनी इसे स्वीकार नहीं करती, कहती है, यह मेरी गलती है कि मैंने नियंत्रण खो दिया। लेकिन हमारे नायक कहते हैं, यह उनकी गलती थी जिन्होंने तुम पर हमला किया और तुम्हें नियंत्रण खोने के लिए मजबूर किया, इसलिए अपनी गलती खुद पर मत थोपो। इसके अलावा यहाँ अभी भी कुछ सामग्री गायब है। लेकिन वह रोते हुए कहती है, सच नहीं बदलता। लींग उसे रोकते हुए कहता है, जब तुमने गुड़िया बनाई तो विवरण सही थे, लेकिन तुम इतनी डर गई कि तुमने ज्यादा गांठें बना दी और गुणवत्ता की कमी के कारण गुड़ियों की आत्मा चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें फिर से बनाने में। वह सब कुछ तोड़ने लगता है, लेकिन एनी को अपने भाइयों को नष्ट होते देख अच्छा नहीं लगता और वह बेकाबू हो जाती है। उस समय लीन शेक्सपियर की एक लाइन बोलता है, वृक्ष के नीचे नहीं घूमो, बारिश में सवाल मत पूछो और अंधेरे में मत रो। फिर वह एक झील के बीच में जागता है। आकाश में एक विशाल सोने का हाथ आता है और लीन वाक्य को पूरा करता है, आगे देखो और कभी पीछे मत देखो जब तक तुम्हारे पास उसे सामना करने की ताकत है, और सिर ऊंचा रखो। तुम समझोगी कि यह कोहरा सिर्फ हल्की बारिश था। आकाश चमकता है और लिपिंग एनी को अपनी हथेली में उठाता है। उस समय उसने एक गुड़िया बनाई जो एक दिव्य बच्चा था, और कहता है, यह वही गुड़िया है जिसे इरा ने तुम्हारे लिए बनाई। एनी, इसका नाम राफल है। यह दिव्य गुड़िया है। वह उम्मीद करता है कि यह एनी को ठीक करने में मदद करेगी। एनी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, मुझे यकीन है कि यह वही भावना है, ये मेरे भाई हैं। वह उन्हें लिपिंग के आसपास देखती है, जो उसे कहता है, अब चिंता मत करो, और फिर वे गायब हो जाते हैं अलविदा कहते हुए। फिर एनी फिर से टूट जाती है और रोने लगती है, कहती है, मैं चर्च की रक्षा करूंगी। और हमारे नायक कहते हैं, आसमान साफ है। वह राहत की सांस लेता है, धन्यवाद कि मैंने उन सिस्टम किताबों में मनोचिकित्सा पढ़ी थी। इसी बीच दानव क्षेत्र में मृत्यु की दलदल में अमीलिया आसपास उड़ते हुए उस आदमी को ढूंढ रही है। सारी चीजें नष्ट होने पर वह कहती है, यह अफसोस की बात है कि उन्होंने मेरी मास्टर के घर के साथ ऐसा किया। फिर वह उतरती है और कुछ जीव प्रकट होते हैं जो कहते हैं कि वे उसकी आत्मा को निगलना चाहते हैं, लेकिन पल भर में सभी जीव फट जाते हैं। वह सोचती है, वे इस जगह को एक कूड़ेदान की तरह क्यों मान रहे हैं। वह आगे बढ़ती है और एक गोल मटोर बच्चे जैसा जादूगर एक किताब से बाहर आता है, पूछता है कि वह कौन है और ब्लैक गिल्ड के साथ उसका क्या काम है। वह गिल्ड का छठा स्तंभ है, एक 5 तारे वाला दानव। फिर एक कमरा दिखाई देता है जिसमें कुछ दानव अंडों में से निकल रहे हैं। ब्लैक गिल्ड के हॉल में एक मीटिंग हो रही है
जिसमें नेता कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई ताकतवर आ रहा है। एक सदस्य कहता है कि संतों के गाइड को हमला करते वक्त एक टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, क्या वे बदला लेने आ रहे हैं? एक गोल मटोल लड़की कहती है, कोई बात नहीं, सोलमैन नामक कुछ इसे संभाल लेगा। स्टाफ प्रमुख बच्चे से पूछता है कि क्या वह वहां जाना चाहता है और मजे करना चाहता है, तब वह उसे चुप रहने को कहती है। फिर एक टेंटिकल वाला आदमी कहता है कि जो भी है वह उन्हें नहीं पहुंच सकता, लेकिन सिंहासन पर बैठा मास्टर कहता है कि उसे डर था कि वह सामग्री नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन किसे पता था कि जो उसे चाहिए था वह सीधे उसके दरवाजे तक आ जाएगा। वह शुरुआत से ही मालफॉय था। जो बच्चा जादूगर था वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसने सही से प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे ड्रैगन के पैरों तले कुचला गया। अब कई अपोस्टल्स आते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जो 6 गुब्बारे लेकर आती है। वे पूरी तरह से विश्वास करती हैं कि वह उसे मार डालेंगी, लेकिन वह बस गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति को सक्रिय करती है और एक गर्जना छोड़ती है जिससे सभी उड़ जाते हैं। फिर वह शांति से चलती रहती है। वह एक विशाल आंख के सामने पहुंचती है जिसने उसे फिर से कम आंका था। वह उसे लात मारकर नष्ट कर देती है और बॉस के कक्ष में प्रवेश करती है। वह मालफॉय को देखती है और कहती है, तुम सच में बहुत बुरे लग रहे हो। गरीब मालफॉय सच में खत्म हो चुका है, लेकिन वह उसे पहचानता है, लेकिन पल भर में वह अपनी सीट पर फट जाता है। सभी डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। जाहिर है उसने सिर्फ एक छोटा ड्रैगन हाथ बनाया और उसे कुचल दिया। खत्म हुए मालफॉय ने पूछा, तुमने अपनी नींद से क्यों जाग लिया? लेकिन जाहिर है उसके पास पुनर्निर्माण की क्षमता है। क्या तुमने एलिजाबेथ को देखा? वह उलझ जाती है और कुछ टेंटेकल्स जमीन से निकलते हैं और उसे लपेट लेते हैं। बेशक वह चीनियों का टान था। टेंटिकल वाला आदमी कहता है कि अब वह बच नहीं सकती। वह पूछती है, बचने का क्या मतलब है? वह काटती है और आदमी डर जाता है। वह सब कुछ जैसे पास्ता निगलने लगती है और यह खत्म हो जाता है। गरीब आदमी का पाचन खत्म हो जाता है। फिर एक और गोल मटोल व्यक्ति आता है जो कहता है कि वह आत्मसमर्पण करती है। वह अपनी इच्छा के खिलाफ उनके साथ जुड़ गई है। वह एक छोटा किस भेजती है जो उसकी मोहक जादू को सक्रिय करता है और सच में वह मोहक लगती है। एलिया के सामने वह कहती है कि अब जबकि हमले काम नहीं कर रहे हैं वह उसे एक कैदी बना लेगी। हालांकि अमीलिया वह ऑक्टोपस उगल देती है जिसे उसने खाया था और उसे खत्म कर देती है। फिर एक और आता है हमला करने के लिए, लेकिन वह भी खत्म हो जाता है। अब वह मालफॉय के सामने है। वह पूछती है कि क्या वह अपनी जान लेगा या उसका सामना करेगा। मालफॉय कहता है कि वह उसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह उसके पीछे के लोगों से जुड़ता है तो बात अलग है। जब वह देखती है कि इंक्यूबेशन कोकून में एक एलिजाबेथ बनाई जा रही है तो वह चौंक जाती है। 1 महीने बाद हम एक छोटे से खेत में हैं जहां लोग शांति से जीवन बिता रहे हैं। पौधे उगाना, घर वापस आकर लकड़ी काटना, खाना बनाना। एलिजाबेथ को यह अजीब लगता है। क्या कुछ गलत है? बिस्तर पर जाने से पहले लिंग असमर्थ होता है और फिर उसने कुछ तय किया। उस सुबह उसने एलिजाबेथ का सबसे पसंदीदा नाश्ता तैयार किया। वह तुरंत पूछती है, उलझने की जरूरत नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, तुम क्या चाहते हो? लीन कहता है, 1 साल साथ रहने के बाद तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूं। यह साबित करता है कि नायक और रानी साथ रह सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए और फिर से दुनिया पर राज करना चाहिए। वह पूछती है, क्यों? वह समझाता है कि जब वह छिपा था तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहां आ जाएगी, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाहर समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। उसकी अनुपस्थिति के कारण एपोस्टल्स पूरे देश को नष्ट कर रहे हैं, यहां तक कि यह ब्लैक गिल्ड भी सामने आया है और सभी का जीवन कठिन बना रहा है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे परवाह नहीं है। अगर यह अराजकता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नायक के लिए सिस्टम रूट दुनिया के अंत का था। उनके संघर्ष में फिर विश्व शांति थी, लेकिन क्योंकि वे दोस्त बन गए, दुनिया अराजकता में है। वह उसे समझाता है कि वह चाहता था कि वह यहां रहे, लेकिन सीमा के नष्ट होने के कारण अगर उसे बाहर हो रही घटनाओं का पता नहीं चलता तो वह यहां बिना समस्या के रहता। लेकिन अब जब उसने सब कुछ देखा है तो वह चुप नहीं रह सकता। हालांकि वह नायक नहीं बन सकता और वह लोगों को इस दुख से नहीं बचा सकता। एलिजाबेथ किसी तरह इसे इस तरह से समझ रही है कि वह यह कह रहा है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। लीन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ और सब कुछ बचाओ, क्योंकि मैं एक अयोग्य नायक हूं और अब मैं स्वार्थी नहीं रह सकता। वह पूछती है, फिर तुम क्या चाहते हो?